आप अगर मेरे साथ अच्छे रहोगे ना तो मैं आपके साथ अच्छा रहूंगा, लेकिन आप अगर मेरे साथ बुरे रहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो ये क्या हुआ भाई, तू दो आदमी कैसे है भाई? आपको क्या लगता है कि पहले क्या नहीं था जो अब मिल रहा है? पैसा। मैं अपनी नाकामी का जिम्मेदार किसी को नहीं मानता। मेरा नाम तुम्हारे हाथ में जब नहीं था तो मुझे गिरा देना आपके हाथ में कैसे हो सकता? दरवाजे से बंद कर रहा था ना, मैंने बोला डैडी मैं निकलता हूँ, तो मेरे को बोलते तू बोलने में ध्यान रखना, कोई समझेगा नहीं। That was the last words of my dad। जब रात में मैं वापस आया, he was no more। मैं बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ, बट किसी को पता ही नहीं चला, मैंने किसी को दिखने ही नहीं दिया कि मैं सेंसिटिव इंसान हूँ। स्टैंड अप कॉमेडियन इन इंडिया सॉफ्टेस्ट टारगेट। हमको एंटरटेन करने दो, हम तुम्हारी गली में नहीं आ रहे, तुम हमारे वेन्यू पे मत आओ। मैंने समय से कल बात हुई ना, तो मैंने उसको यही बोला, अब मेरे में भी हिम्मत है कि मैं धंधो रिलीज कर दूं। एंड ही वाज सो हैप्पी, ही वाज लाइक भाई डाल दे। Knock knock. Who's there? निखिल। Nikhil who? निखिल whose comedy ends right now because आज हमारे शो पे ना एक्चुअल कॉमेडियन आ रहे हैं। कौन आ रहा है? Clue, he's not just a comedian, he's also a शायर। Who is he? एक और clue, he's not just a comedian and शायर but he's also a rapper। कौन है? एक और clue, he's not just a comedian, शायर and rapper but also an actor। Okay, please tell ना. He's none other than the very talented Munawar Farooqi, one of the most loved young men in this country, जो बहुत प्यार से बातें करते हैं और बहुत प्यारी बातें करते हैं। तो चलें शूट करें? What are we waiting for? Welcome to Be a Man Ya Season 3, presented by the good folks at Rohini Nilikini Philanthropies in association with our partners at Dove Men Plus Care। आज हमारे सामने जो गेस्ट बैठे हैं वो इतने बड़े मल्टी हाइफनेट हैं कि उनकी टैलेंट जहाँ शुरू होते हैं ख़त्म ही नहीं होते। I mean, he's an incredible comedian, singer, actor, artist, performer और कितने कितने टैलेंट हैं जो हमें शायद पता भी नहीं है। I have followed your journey over the last few years. I've always had a lot of respect for your work। आज बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठकर मुझे, to be very honest। निखिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ करने के लिए, इतनी इज्जत देने के लिए, और साथ में मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ बैठ के इस तरह के सोफे पे कि जब मैं देखता हूँ कि आपके सवाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बातें बहुत अच्छी लगती है, और मैं बहुत कम कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, बट आपका इंटरव्यू मैं ज़रूर देखता हूँ जब भी होता है, आपके राउंड द टेबल्स देखता हूँ, तो मैं खुश हूँ कि आज मैं इधर बैठा हूँ। थैंक यू भाई, बहुत आपसे बातें करनी है। मतलब काफ़ी कम उम्र में आपने इतनी बड़ी ज़िंदगी जी ली है। जिस रेजिलियंस से, जिस इज़्ज़त से, जिस डिग्निटी से आप जहाँ पर पहुँचे हो, आई हैव अ लॉट ऑफ अगेन एडमिरेशन फॉर दैट। हम उन सारी बातों की बात करेंगे, बट हम लोग हमेशा शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारा सेगमेंट है हमारा कॉल्ड अनबॉक्सिंग बॉयहुड। अनबॉक्सिंग बॉयहुड। बॉयहुड। तो हम एक बक्सा लाते हैं जहाँ पर बचपन की लड़कों की ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद आपकी भी मेमोरीज हो। आप एक बार खोलिए, आपको जो दिल में आता है, जो स्टोरीज आती है, एनेक्डोट्स आते हैं, हम सुनना चाहेंगे। पेटी। ये देखो, ये इमरान हाशमी द हिट मशीन। जब मेरा बचपन में हम लोग जब वाज लाइक द पहला गाना वो लम्हे, किसी को लगता होगा झलक दिखला जाए वो, बट वो लम्हे वाज द फर्स्ट सॉन्ग जो वायरल हुआ था। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता था कि हमारे गांव में अगर रिक्शा में नहीं बज रहा है तो वो गाना हिट नहीं है, तो रिक्शा में इमरान हाशमी का वो लम्हे बजता था। एंड ये हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे म्यूजिक प्लेयर्स वगैरह या कोई ऐसा एक्सेस पहले भी नहीं था, कि इंटरनेट था नहीं कि आप इजीली जब चाहो गाना सुन सकते हो। जूनागढ़ की बात कर रहे हैं आप? जूनागढ़। तो मेरा बचपन ऑलमोस्ट वहीं गुजरा है। तो मेरे गांव में आज भी मतलब बहुत इनोसेंस है वहाँ पे, बहुत स्मार्ट लोग भी है, बट उनका एक इनोसेंस बहुत टाइम तक ऐसा था कि वो लोग बोलते थे कि इमरान हाशमी सबसे अच्छा सिंगर है। उनको नहीं पता कि इनके पीछे कौन सिंगर है। राघव जुयाल ने गाया है। They just think कि इमरान हाशमी सबसे बेस्ट सिंगर है आज की तारीख में। तो ये बहुत प्यारी मेमोरी है, और ये मेरे फोटोग्राफ्स है बचपन के, ये मैं लेके जाऊंगा मेरे पास। जरूर लेकर जाइए। ये मेरी बहन है, और ये बीच में मैं हूँ ऑफ कोर्स। ये फोटोज है ईद के फोटोज। अच्छा। दैट्स द ओनली टाइम हमारे पास फोटोज हम खिंचाते थे। मुझे अभी भी याद है 18 से 20 रुपए एक कॉपी का होता था, एक फोटो का, और उसमें भी उनको फर्क नहीं पड़ता था कि तुम्हारी आँख खुली है आँख बंद है, वो 2 बार क्लिक करेगा आँख सही है नहीं। ये मेरा बर्थडे था। ये बर्थडे बहुत ही अजीब मेमोरी है। मैं अपने
मॉम के साथ अपने नाना के घर पे हम लोग रहते थे उस वक्त। रहता है ना घर में कुछ प्रॉब्लम तो माँ चले जाती है मामू के घर पे, तो हम भी साथ साथ में चले गए। तो ये वो बर्थडे कि जिसमें ये जो नीचे जो केक दिख रहा है ना, वो एक्चुअली केक नहीं है, वो पेस्ट्री टाइप आता है। हाँ। वो एक नरम रहता है, लाइक यू कैन से कि वो मीठा बन पाँव पाँव टाइप ऐसा। तो ये 16 रुपए के 4 पीस आए थे, जो 4 पीस ऐसे रखे थे और आसपास कि हम लोग केक ढूंढ रहे थे कि केक यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए। सारा सारा केक सारे बजट के बाहर ही जा रहे थे। तो ये एक आइडिया लगाया मेरी माँ ने कि ये 4 लगा देंगे तो केक हो बन जाएगा। तो यस, दिस वाज द केक। अगेन ईद ईद का फोटो है। 4 बच्चे सुबह सुबह उठ के गुस्से में फोटो खिंचा रहे। पता नहीं, बस ईद है, फोटो खिंचानी। बचपन में आप कैसे सेलिब्रेट करते थे? क्या माहौल होता था? हम लोगों का ना एक छोटा सा बिजनेस था रमजान के टाइम पे। आलू पके हुए, हलीम वगैरह वो सब घर के बाहर ही बिकता था, घर में बनता था और शाम में बाहर बिकता था। तो एक बहुत ही हैपनिंग मंथ गुजरता था। और उसके बाद ईद हमारे लिए इसलिए एक्साइटिंग होती थी कि कपड़े, नए कपड़े पहनने मिलेंगे। और ये नए कपड़े तभी पहनने मिलते हैं जब ईद है या किसी की शादी है। तो ऐसे होता था कि चश्मा, घड़ी, रुमाल, सॉक्स, जूता, बेल्ट, शर्ट, पैंट, इसको ईद आने से 10 दिन पहले से देख रहे, रोज चेक कर रहे कि ये पहनने वाला हूँ, ये कहाँ पड़ा हुआ है। तो वो जो कपड़ा पहन के पूरा दिन हम घूमते थे, तो हमें पूरा दिन यही लगता था कि यार मैंने नया कपड़ा पहना है, मेरा कपड़ा सब देखो, सब, तेरे को कुछ लेना देना नहीं है बट तू मेरा कपड़ा देख। और अब आती है पैसे की बारी। 5-5, 5-5, 2-2, 1-2, 1-2, 5 रुपया सब मिल मिल के 80, 90, 100 रुपया हो गया है, जो मेले में जाने के लिए इनफ। इट्स लाइक और हम लोग मेले में जाते हैं, जब तक पैसा खत्म नहीं होगा तब तक हम मेले में, फीस के अलावा हमें फर्क ही नहीं पड़ता था। बचपन में यही होता है, इतने छोटे छोटे सपने होते हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें चाहिए होती है जिंदगी में, और उनसे आप कितना खुश हो जाते हो। बट व्हेन यू लुक बैक, आपको क्या लगता है कि इस टाइप के लड़के थे आप उस समय? मैं बहुत एवरेज, कोई चीज में बहुत अच्छा नहीं और कोई चीज में बहुत बुरा नहीं। अच्छा। एक एवरेज लड़का होता है ना कि लाइक इग्नोरेबल। इग्नोरेबल। कि लाइक इस लड़के में ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई क्या लड़का है, और कुछ ऐसा भी नहीं है कि कोई बोले कि भाई क्या लड़का है ये। मैं 6th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हूँ। 6th स्टैंडर्ड आधा पढ़ा है मैंने, एग्जाम नहीं दी थी, तो 5.5 पढ़ा हूँ। बट मैं जब तक पढ़ा मैं फर्स्ट आता था क्लास में। 80 बच्चों की क्लास थी। मैं ना ट्यूशन जाता था, ना मैं कोई वो बुक्स जो होती थी वो अपडेट रखता था, कुछ भी नहीं। मेरे लिए बस वो बहुत आसान लगता था, मुझे वो क्वेश्चन आंसर सब कुछ, मुझे बहुत स्टडी बहुत आसान लगती थी। और तो ये तुमको बताया था कि तुम एवरेज हो, कि तुमको अभी लगता है कि तुम एवरेज थे? क्योंकि मुझे लगता था, मुझे बताया भी जाता तो लगता भी था। आई थिंक फील हो जाता है ना कि आप 10 लड़कों में खड़े हुए हो बट आपको कोई पूछ नहीं रहा है। और गाँव में क्या होता है ना, हम बच्चों के बीच में एक हल्की सी छोटी सी चीज ऐसे आती है कि जब जैसे कोई एक पैसे वाला लड़का होता है जिसके पास थोड़ा पैसा होता है कि भाई ये अच्छे कपड़े पहन के आता है, ये होता है, तो अपने आप हमने पूरा सोसाइटी को पहले से ही ऐसा बनाया हुआ है कि वो पहले से ही वो रिस्पेक्ट उधर चली जाती थी कि हमारी साइड नहीं आती थी। तो हमें भी यही लगने लगा कि साला पैसा होना बहुत जरूरी है यार। बट बचपन था, इतना इनोसेंस था, मतलब चल जाता था। तो एवरेज जो आप बोल रहे हो, आई डोंट थिंक वो, जितना मुझे समझ आ रहा है, आपके टैलेंट की वजह से नहीं, आपके स्किल की वजह से नहीं, कि शायद सोसाइटी में कहाँ फिट हो रही है इसलिए आपको लगता होगा ना। यस, मुझे मेरी जगह नहीं पता होगी शायद, कि मुझे लगता होगा कि हाँ मैं एक एवरेज हूँ। और कुछ देखना आपको एवरेज बच्चे की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये हम सबकी एक अलग ही फ्लैक्स होता था कि हम लोग ये सिगरेट मुंह में डालते थे और बता देते ऐसे करते थे। तो आई थिंक इसमें भी इतना शुगर होता था कि सिगरेट से ज्यादा जानलेवा है। हिप हॉप, आई ऑलवेज फील डिवाइन, एमीवे, रफ्तार, दीज आर लाइक माय टॉप 3 अगर कोई मुझे बोलता है रैपर में। ऑर्डर वाइज बहुत मुश्किल है, बट अगर मुझे बोले कि नहीं 3 ही सिलेक्ट कर ऐसा गन रख के, तो मैं एमीवे, डिवाइन एंड रफ्तार भाई डेफिनेटली ये पिक करूंगा जब हिप हॉप की बात आती है। बचपन में इमरान हाशमी के अलावा क्या सुनते थे? इमरान हाशमी के अलावा अल्ताफ राजा। क्या बात है। अल्ताफ राजा की एक एल्बम आई थी, तुम तो ठहरे परदेसी के बाद की बात है ये।
एंड वो एल्बम थी 10-11 इतने सैड रोमांटिक गाने थे उसमें और उसमें से ऑलमोस्ट सारे गाने मुझे बाय हार्ट। आप वो गाना बजा दो मैं उसके साथ वाइब करूंगा। एंड द सेम टाइम मेरे डैड जो थे ड्राइविंग करते थे, तो उनकी गाड़ी में तलत महमूद, गुलाम अली, नूरजहां, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मना दे, मुकेश, ये सारा म्यूजिक बजता था। ओके, एंड मैं हमेशा ऐसे बोलता था कि यार डैडी यार क्या बजा रहे हो यार। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले कि इस तरह आशिकी का असर कुमार शानू नहीं बजाते। डैडी ये सब क्या सुनते हो, इतने पुराने बुड्ढे लोग के गाने क्यों सुनते हो? क्योंकि जो कैसेट होती थी उसके ऊपर कवर पे ही वो आदमी बूढ़ा है, तो मैं एज अ यंग एक बूढ़े के गाने क्यों सुनूं? ये बहुत ही अजीब चीज है, बट ऐसा फील होता था। नहीं फिर और वो गाने सारे मैंने मजबूरी में सुने हैं। और ट्रस्ट मी कि जब मैं अकेला होता हूँ अपनी कार में, जब कोई नहीं है, मेरी जो प्लेलिस्ट बजती है, कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि मैं ये गाने सुनता हूँ। दैट्स माय अलोन प्लेलिस्ट, कि मैं अकेला होता हूँ, मैं ये प्लेलिस्ट लगाता हूँ। एंड आई रिमेम्बर माय ओल्ड डेज दैट मेरे डैड बैठे हुए ड्राइव कर रहे और मैं बैठा हूँ साइड में, एंड आई जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि मैं अपने डैड के साथ बैठा हूँ और ये गाने सुन रहा हूँ। कौन से गाने हैं, 3-4 बताओ। एक गाना था लाखों है निगाहों में, मोहम्मद रफी का। इट्स अ वेरी फन सॉन्ग, वो है। फिर किशोर कुमार का एक है घुंघरू की तरह। इट्स अ वेरी सैड एंड पोएटिक लाइफ सॉन्ग कि घुंघरू की तरह बेकरार करके हमें होना चाहिए। फिर एक मोहम्मद रफी साहब का है जो बहुत ही ओल्ड वर्जन पड़ा हुआ है, उसका फ्रेश वर्जन कहीं पे है नहीं। मैं ये सोच कर उसके घर से चला था, ये भी एक बहुत पुराना सॉन्ग है। फिर नूरजहां है, बहुत सारी गजलें सुनता हूँ मैं, जैसे जाने वाली चीज का गम क्या करे। समय मुझे कॉल करके बोलता है कि भाई तूने जो मुझे एक गजल सजेस्ट किया था, क्या गजल, और समय और मैं दोनों कॉल पे वो गजल गा रहे, जाने वाली चीज का गम क्या करे। वो है हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है, वन ऑफ द फेवरेट गजल मेरे डैड की और मेरी भी। तो आई थिंक तो शायरी का तुम्हारा शौक यहाँ से आया है? शायरी का शौक सुनने से आया। मैं ये कहूँगा कि लाइफ ऐसे चल रही थी कि कंज्यूमर नहीं रह गया था मैं काम ही कर रहा हूँ 12-14 घंटे, और उसके बाद बस पहुंच रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं किसी भी तरह का कंज्यूमर नहीं रहा था। मैंने शायरी कुमार विश्वास की शायरी जो ब्लूटूथ पे घूमने लगी थी, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, अब वो ब्लूटूथ पे घूम रही थी सब लोग, और मैंने भी फोन में ब्लूटूथ से ली 7-8 मिनट का क्लिप, वो रोज सुन रहा हूँ। मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लगा कि यार क्या शायर है दुनिया में, क्या क्या लिखते हैं। और ऐसे लगता है कि एक फिल्म लगती है कहानी कहने को, किसी को एक गाना लगता है कहानी कहने को। शायरी तो ऐसी चीज है जो 4 लाइन में सब बता रही है। मतलब ये इट्स लाइक द शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ लाइफ बिफोर रील्स। पहली जो ऐसी कोई शायरी थी जो बिल्कुल छू गई दिल को, या लगा यार यही है मेरी जिंदगी? अल्लामा इकबाल का एक शेर था जो मुझे बहुत पहला मैंने सुना और मुझे लगा कि यार इससे स्ट्रॉन्ग 2 लाइन क्या हो सकती है, कि मुंतजिर मेरे जवाल के हैं, मुंतजिर मेरे जवाल के हैं, जो जिनको उर्दू नहीं इतना समझता मेरी तरह उनके लिए, कि मुंतजिर मतलब इंतजार में बैठना, वेटिंग, और जवाल का मतलब होता है बुरा वक्त। तो मुंतजिर मेरे जवाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के हैं। वाह। तो ये 2 लाइन जब मैंने सुनी, मैंने बोला क्या बात है, क्या लिखा है। तो ये तुम्हें इतना क्यों रिलेट हुआ इन लाइफ? ये रिलेट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत छोटी एज में ऑब्जर्व करना होता है। जब आप एक छोटी एज में होते हो, आप 4 लोग जब कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, गलत बातें, या उनको नहीं लगता है वो गलत कर रहे हैं, वो टेबल को इग्नोर करते हैं कि टेबल थोड़ी सुन रहा है, ये लाइट थोड़ी सुन रही है जो हम बोल रहे हैं। मैं वो टेबल और लाइट था लोगों की जिंदगी में। आई वॉज देयर, बट इनको लगा इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, और इसको थोड़ी समझ आएगा जो हम बोल रहे हैं। बट मुझे वो समझ रहा था, और टेबल सब समझ रहा था।
मैंने इतने लोग ऐसे लोग देख लिए ना, ऐसे रूप देख लिए ना कि मुझे रियलाइज हुआ कि यार जो आपको जानता है वही आपका दुश्मन है, जो आपको नहीं जानता वो आपका दुश्मन नहीं है, जो आपके अपने हैं वही परेशानी है। कि मैंने एक लाइन लिखा था कि खाने से ज्यादा नमक जख्मों पे था, यकीन गैरों पे, शक अपनों पे था। तो मुझे हमेशा भरोसा गैरों पे आ जाता है बहुत जल्दी, अपनों पे कम आता है। और लोगों को लगता है कि मुझे इंसान परखना नहीं आता, तो ये सच है कि मेरे से ये बहुत इजीली गलती हो सकती है, बिकॉज मैं बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद वो टूटता भी है। सबसे पहले तुमने ऐसा क्या देखा था जब तुम्हें लगा कि यार ये शायद सबका बचपन ऐसे नहीं होता, ये मेरा ही बचपन है जिसमें ये चल रहा है? मेरे आसपास सबके बचपन बर्बाद थे भाई। मैं बहुत ही खुश नसीब इंसान कहूंगा अपने आप को कि मैंने अपने आगे बुरे लोगों को बर्बाद देखा। मेरा जो घर था उसकी जो दीवार थी उसके पीछे शराब बनती थी, लाइक देसी दारू। वो एक आदमी था, उसके घर पे मारपीट चल रही है, झगड़े फसाद चल रहे हैं। तो एज ए चाइल्ड, एज ए बच्चा मैं बहुत डरता हूँ इस आदमी से कि भाई अन्नू भाई निकलेंगे तो अन्नू भाई से छुपो। अब वो अन्नू भाई इतना बर्बाद आदमी है अपनी जिंदगी में कि उसको देखकर ही लगा कि भाई शराब बेचता है या शराब पीता है, शराब गलत चीज है। बिल्कुल। अब एक जुआरी है, वो जुआ में मार खा रहा है, ये आदमी जुआ है कर रहा है इसलिए बर्बाद है। और एक आदमी जो भाई हमको दिख रहा है कि इसके गलत काम है, कभी भी आके पुलिस इसको उठा के लेके जा रही है कि वो कांड में आ गया, उधर चोरी में आया, इसका इसमें नाम आया, उसमें नाम आया। चोरी गलत चीज है, इसलिए वो परेशान है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने कभी वो नशे को टच भी नहीं किया। कोई कहता ना कि मैंने टच नहीं किया, वो मेटाफोर है, मैंने सच में टच नहीं किया। इफ यू कीप बॉटल हियर आई विल नॉट टच। अगर मुझे नड़ भी रही है तो मैं साइड में हटाने के लिए मैं नहीं हटाऊंगा। आई विल मेक श्योर कि भाई सुन, मेरे को सोडा दे दे, लेकिन तेरे पास पेपर का गिलास है ना, उसमें देना। कि मैं इतना ख्याल रखता हूँ अपना। मेरा एक रिलीजन इशू एक है कि भाई प्रॉपर मेरे रिलीजन में अलाउड नहीं है, उस वजह से मैं नहीं करूंगा। बट द सेम टाइम मुझे कहीं ऊपर वाले ने ही दिखाया होगा ना ये सारी चीजें, बिल्कुल। तो मैंने ये सारी चीजों से मैं बचा। अब मेरे आसपास सबका जो सारे बच्चे थे वो मेरे आसपास वाले ही थे। किसी के बाप की फ्रूट की दुकान है, किसी के बाप कोई दुकान में काम कर रहा है, तो सारे बचपन सेम ही थे। हमारे दोस्तों में हमारी जो बात होती थी वो ये होती थी कि हम लोग वो फोटो खेलते थे, वो जो कार्ड्स होते WWE के वगैरह, वो कार्ड्स नहीं होते थे हमारे यहाँ पे, फिल्म के फोटोज होते थे हीरोज के। सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा, चंकी पांडे, अमिताभ बच्चन, इन सब के फोटोज होते थे और उसका एक कलेक्शन होता था। एंड यू हैव टू प्ले। आपके पास आप लेके आओगे सारे बॉलीवुड हीरोज, मैं लेके आऊंगा। अब आप डालोगे अमिताभ बच्चन, उल्टे कार्ड्स हैं, मुझे नहीं पता, सलमान खान, अब गोविंदा, अक्षय कुमार, आप डालोगे अक्षय, जैसे आपने अक्षय पे अक्षय डाल दिया वो सारे कार्ड्स आपके होते। ये था भाई हमारा। सुपर्ब गेम है यार, सुपर्ब गेम है। हमने तो बहुत WWE खेला है, मतलब WWE था इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, सही है, फेयर इनफ। हम वहां तक नहीं पहुंच पाए थे, हमको नहीं समझ में आता था। तो अभी भी सब बच्चे जब रिलेटेबल चीजें आती है ना, जैसे देखो ये आता है बराबर, फिर इसके साथ ना रिलेटेबल में वो कार्ड्स भी आ जाते हैं WWE के, तब मैं बोलता हूँ कि ये रिलेटेबल नहीं है भाई। जितने लोगों से मैंने बात किया है इस शो पे, जिनकी बहनें होती हैं, वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर जो भी मतलब एक थोड़ा सॉफ्टनेस आया एज अ बॉय, एक शायद ग्रीन फ्लैग बिहेवियर आया है, वो इसलिए आया क्योंकि मेरी बहनें रही हैं। आपकी लाइफ में मतलब वैसा था, नहीं था? मैं जैसे अलग हुआ अपनी बहनों से। मैं जब 10 साल का था तब मेरी एक बहन की शादी होगी। अच्छा। जब 11 साल का था दूसरी बहन की शादी हुई। मैं 13 साल का हुआ, तीसरी बहन की शादी हुई। जब 13 साल की एज में मैंने अपनी मॉम को खोया और साथ साथ में मेरी तीनों बहनें भी जा चुकी। ओके। तो मैं ऐसे हो गया था कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अभी अपनी आंटी के साथ रह रहा हूँ बस। ये है, मेरी बहन पास में ही रह रही है, एक सेम बिल्डिंग में, एक की शादी है तो ऊपर रह रही है, तो वो एक कनेक्शन है। अब मैं दूर हूँ अपनी तीनों बहनों से, अब मैं हूँ दुनिया के हवाले कि मैं अब दुनिया में मुझे कुछ करना पड़ेगा और मैं
करना पड़ेगा। जब निकला है कि भाई मुंबई आऊंगा, सब कुछ चेंज कर दूंगा, पहले ही दिन 60 रुपया पगार पे बर्तन की दुकान में काम कर रहा हूँ। तो कोई कुछ ऐसा मुंबई आके ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसा कुछ था ही नहीं। आई थिंक मैं बोलूँगा पिछले 6-7 साल से मैं उनसे बहुत क्लोज हो गया, अपनी बहनों से। दैट फाइनली मैं एक दुनिया की जो जद्दोजहद इतनी मेरी लाइफ की चल रही है, 14-16 घंटे का हसल, वो जब अपनी मर्जी पे आया ना कि अब मैं अपनी मर्जी से उठूंगा आज से अलार्म नहीं उठाएगा मुझे, वो जिस दिन मेरी जिंदगी में हुआ उस दिन मैं तैयार हुआ कि हाँ अब मैं अपनी फैमिली पे फोकस कर सकता हूँ। मेरी जो जिम्मेदारियां थी, एज अ मैन कहते हैं कि मर्द आदमी को जिम्मेदारियां उठानी होती है, तो जो जिम्मेदारियों में मैं अपने घर वालों से दूर रहा कि मैं कभी वो बॉन्ड ही नहीं बना पाया, कभी बैठ ही नहीं पाया, कभी वक्त नहीं गुजार पाया। तो जैसी वो जिम्मेदारियां, कंधे थोड़े हल्के हुए कि हाँ भाई अभी एडवांस रेंट है 2 महीने का, उस वक्त मैं हुआ कि हाँ ठीक है। और उस वक्त के बाद हम लोग काफी क्लोज हो गए, हमने एक दूसरे को वक्त दिया, हमने टाइम स्पेंड किया कि हमारी गम फैमिलीज कभी शादियों में मिलती थी, अब ऐसा हो रहा है कि मिकाइल का बर्थडे है, हर 15 दिन पे मैं घर पे गैदरिंग रखता हूँ, दावत रखता हूँ। एवरी 15 डेज मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, 30-35-40 लोग हैं, मतलब एक्सटेंडेड फैमिलीज वगैरह वैसा। तो हम 30-35 लोग डिनर करते हैं हर 15-20 डेज पे। हम लोग साल में 3-4 बार मिल के कहीं जाते हैं घूमने। दैट्स हाउ वी स्पेंड टाइम टुगेदर। आपको क्या लगता है कि पहले क्या नहीं था जो अब मिल रहा है? पैसा। ऑफ कोर्स मैं इमोशनली बोल रहा था, बट यस 100%। और कुछ नहीं फर्क हुआ भाई, सिर्फ पैसा ही फर्क है। नहीं, करेक्ट है। आपने जो एक चीज़ बोली है कि आप टेबल या लाइट जैसे थे घर पे, और कि पता नहीं होता था बट आप सब ऑब्जर्व कर रहे हो। आई थिंक ये हर बच्चे का कहीं ना कहीं कहानी होती है, और स्पेशली क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर ये जैसे बातें ज़्यादा होती नहीं हैं। अब शायद होपफुली चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब जैसे आप पेरेंट बने हो, मैं पेरेंट बना हूँ, हम लोग शायद अलग कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा हुआ है कि हमने वी आर ट्राइंग टू बी बेटर। उस समय शायद ये अवेयरनेस नहीं होती थी। तो आपको क्या समझ आता था उस समय कि मर्द बनना होता क्या है? मेरी मॉम ना बातों बातों में ऐसी, मतलब बचपन में से छेड़ते ना बच्चों को कि तेरी शादी ये हो, तो बच्चे एकदम शर्माते कि यार मेरे से शादी की बात मत करो यार, ऐसे ऐसे अजीब हो जाते। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता था, और मॉम बात बात में शादी किया, तो उससे तब नहीं समझ में आता था। वो ऑलवेज बोलते थे कि तेरी जब शादी होगी ना तो मैं तुझे बोलूंगी कि रोज अपनी बीवी को घुमाने लेके जा, रोज उसको घुमाने लेके जा। तो मैं बोला यार ये सब बातें मत करो, मुझे पता ही नहीं वो क्यों कह रही है। मेरी बीवी तेरी शादी होगी ना तो मैं उसको कुछ भी काम नहीं करने दूंगी। एक वक्त के बाद जब होश आया, जब माँ नहीं है और होश आया, तब पता चला कि वो इसलिए कह रही थी क्योंकि उनको नहीं मिला कभी, और उनको उस चीज का कितना मलाल है कि उनको वो चीज नहीं मिली, और वो चाहते हैं कि किसी और को वो चीज मिले। तो वो उस लड़की जो आने वाली है उसके लिए कुछ नहीं चाह रहे, वो मुझे एजुकेट कर रहे हैं बिना मुझे बोले कि यू हैव टू डू दिस, तुझे ख्याल रखना होगा। तो दैट्स सो ब्यूटीफुल कि आपको जब होश आए और आपको किसी की बात समझ आए। कि मेरे डैड जब मुझे कार चलाने मना करते थे मेरे डैड, तो उनको लगता था कि किसी के साथ गया तो कहाँ है, किसके साथ, क्या है उसके पास, गाड़ी से गए, ना दोस्त के दोस्त की गाड़ी है, उसमें हम लोग जा रहे ढाबा, तू चला रहा है? मैं बोला मेरे को कहाँ आती है, मैं सीखूंगा, कोई जरूरत नहीं है सीखने की। वो हमेशा मना करते थे कार चलाने। होश आया तब पता चला कि उन्होंने अपनी लाइफ के 30-35 साल ड्राइविंग की है, तो उन्हें डर है कि अगर मैं कार सीख लूंगा तो मैं ड्राइवर बन जाऊंगा, और वो नहीं चाहते कि मैं ड्राइविंग करूं। वो उन्होंने कभी कहा नहीं। मुझे लगता है उनका यही मतलब था। तो आई थिंक ऐसा ही लगा कि बनना है मर्द तो ऐसा बनना है, और एज अ मर्द ये समझ में बचपन से आया, जितने आसपास जितने मर्द देखे, जितने लड़के देखे, सबको यही देखा है कि सब मजदूरी कर रहे हैं भाई, सब मजदूरी कर रहे हैं,
इनकी खुद की पर्सनल लाइफ यही है कि ये लोग मेरे साथ बैठते हैं और हम लोग आड़ी टेढ़ी बातें करते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं। तो मैंने पूरा टाइम यही देखा कि मैं भी आई थिंक 9 साल का था तब मैंने काम करना शुरू कर दिया था। लाइक 11 साल का था तब मेरा स्कूल छूट गया था। तो 11 साल की एज से मैं कॉन्स्टेंटली काम कर रहा हूँ 12-14 घंटे। तो समझ में ये चीज आ गई कि यार मर्द आदमी की जिम्मेदारी है प्रोवाइड करने की, और वो जिम्मेदारी आसान जिम्मेदारी नहीं। मैंने 4 लाइनें लिखी थी, मुझे याद नहीं है, बट जितनी याद है मैं उतना कह देता हूँ, ठीक है। ये रिवाज है मर्द में, तू कब तक अपने आंसू छुपाएगा। ये रिवाज है मर्द में, तू कब तक अपने आंसू छुपाएगा। ये धूप तेरे नसीब में है, तू पैरों के छाले कब तक छुपाएगा। ये धूप तेरे नसीब में है, तू पैरों के छाले कब तक छुपाएगा। गुमनाम हो जाएगी तेरी इज्जत तेरे खुद के घर में, जिस दिन तू अपने घर खाली हाथ जाएगा। तो मुझे बस यही चीज फील हुई कि मर्द आदमी की इज्जत उसके प्रोवाइड करने के हिसाब से घर पे चलती है, विच इज वेरी सैड बट सच। अगर आप अपने घर पे प्रोवाइड नहीं कर सकोगे ना, तो आपका जो भाई प्रोवाइड कर रहा है ना, उसकी इज्जत ज्यादा होगी। सेम घर में, सेम ब्लड, बट जस्ट बिकॉज आपका भाई प्रोवाइड ज्यादा कर रहा है, उसकी इज्जत ज्यादा है। तो मर्द आदमी को तो इज्जत कमाने के लिए भी पैसा कमाना पड़ रहा है। आपको लगता है कि जिसकी उम्र होती है उसको इज्जत मिलती है, जिसकी एज है, जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, नहीं। अगर नाकारा नालायक आदमी 50 साल का भी है तो नोबडी रिस्पेक्ट्स हिम। हर इंसान की फैमिली में ऐसा कोई होता है कि जो सक्सेसफुल नहीं है, उस मर्द को किस नजर से देखा जाता है। मैं यही बोलूंगा, ये बहुत सैड है बट ये सच है। मतलब आपको इज्जत भी अगर अपने घर में कमानी है तो आपको घर कुछ लेकर जाना है। आप खाली हाथ घर जाओगे, आपके घर वाले भी, आपके बच्चे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे अगर आप घर खाली हाथ जाते। द सेल्फिश वर्ल्ड है, बहुत सारे एडवांटेज मर्द होने के हैं। इस मेंस वर्ल्ड जो हम कहते हैं कि मर्दों की दुनिया है, बहुत सारे एडवांटेज है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेज है जिसके बारे में हम बात नहीं करते, जो हमें समझ नहीं आते। हमने थोप दिए कि यार मर्द आदमी की तो जिम्मेदारी है, बट जिम्मेदारी भाई बहुत मुश्किल जिम्मेदारी है। पैसा कमा के लाना सबसे मुश्किल काम है दुनिया में। बिल्कुल। बिकने को मिट्टी भी बिकती है, मेहनत गधा भी करता है कि नहीं। हम लोग बैठकर पैसा कमा रहे हैं, हम लोग भागकर पैसा कमा रहे हैं, हम लोग सोते हुए पैसा कमा रहे हैं। हर इंसान पैसे कमाने के लिए पागल है, और ये परवरिश मर्दों पे स्पेशली थोपी जाती है। हम जब कहते हैं कि औरतें परेशान हैं, औरतें इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है इंडिया में, औरतें बहुत डिपेंडेंट हो जाती है शादी के बाद हस्बैंड पे, ये वो, क्योंकि तुमने पूरा दारोमदार, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा वजन सिर्फ मर्दों पे ही डाल दिया, जिसकी वजह से औरतें आज इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है जितनी हो सकती थी। उनको काम करने का मौका भी नहीं दिया। तो हमने तो यही लगाया कि मर्द 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 मर्द। तो हमने औरतों को फील ही नहीं कराया कि तुम काम कर सकते हो। हमने यही कराया कि यार अमीर घर में इसकी शादी हो जाए, स्टेबल लड़के से शादी हो जाए। बिल्कुल। अब स्टेबल लड़के से शादी कराने के चक्कर में तुमने उसको खाना बनाना सिखाया, पढ़ाई नहीं कराई। बिल्कुल। अगर ये पढ़ाई कर लेती तो हो सकता है स्टेबल लड़का भी ढूंढ लेती, और अगर स्टेबल लड़का ना भी मिलता, कोई एक्चुअली नालायक लड़का अगर इसको मिल जाता तो वो उसको प्रोवाइड कर सकती थी। बिल्कुल। बट हमने एज अ सोसाइटी ही ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया हमारी जिंदगियों का कि भाई ऐसे चलेगा। अब जैसे चलना था वैसे चल रहा है, इसको बदलने 100 साल लगेंगे ना। अगर हम जो चाहते हैं कि भाई रेवोल्यूशन आ जाए, बदल जाए दुनिया, हम इक्वालिटी की ही बात करें कि मर्द औरत सबका सेम पेमेंट होना चाहिए, सबके सेम खर्चे होने चाहिए, तो करेंगे। 100 साल लग जाएगा, 50 साल भी लग सकता है, बट वक्त लगेगा क्योंकि हमने करप्ट किया सोसाइटी को। बिल्कुल। आपने अपनी बहनों के साथ ये बात हुई, आपने कभी बहनों को देखा इसी ट्रैप में फंसते हुए? यस, यहीं से तो आया एक्सपीरियंस। मेरी बड़ी बहन, उसके बाद वाली, मेरी बड़ी बहन तो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, लाइक
उनकी स्कूल हाई स्कूल्स में वगैरह वो लोग 12th तक पढ़े हैं, तो उनको जाना था कॉलेज, बट ऐसा था कि अब जो घर वाले बोले वो, ऐसा कुछ तो नहीं है कि जिद कर लें घर वालों से कि मुझे वहां पढ़ने जाना है, क्योंकि हैसियत ही नहीं है कि अगर वो बोलेगी कि मुझे अब हायर स्टडीज के लिए जाना है, पॉसिबल ही नहीं है भाई, हैसियत ही नहीं है। तुम लोग सरकारी स्कूल में अभी तक पढ़ लिए 12वीं तक, क्योंकि सरकारी थी, तुम्हारे यूनिफॉर्म का खर्चा था बस, बाकी हमारे को कुछ खर्चा नहीं था। तो ये एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें हर लड़की लड़ नहीं सकती या हर लड़का लड़ नहीं सकता। अगर मैं भी चाहता मुझे पढ़ना है तो मैं नहीं पढ़ सकता। वो हम कहानियां देखते हैं, वो हम बॉलीवुड में अच्छा लगता है, 1000 में से एक बच्चा कर रहा है और उसने हासिल करके कर लिया, ये बहुत मोटिवेशन है, सुनने में बहुत हीरोइक साउंड करता है। ये इसलिए हीरोइक साउंड करता है क्योंकि हर इंसान वो जिंदगी जीना चाहता है। आप सक्सेस के बाद वाली जिंदगी देखते हो, बिल्कुल। आप फेलियर नहीं देखते हो। मैंने फिल्म बना दी कि भाई 15 लाख स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ने कैसे बाथरूम घिसा है, टॉयलेट साफ किया और उसने एग्जाम क्रैक किया है। बाकी के 14 लाख बच्चों का क्या? बाकी के 14 लाख बच्चे कहाँ गए? तो बात खाली इतनी है कि मैंने जब रियलाइज किया कि बहनों की शादी उनकी मर्जी से नहीं हो रही है, घर वालों ने सोचा, फिक्स किया और उनकी हो गई है, और उन्होंने वही लाइफ जी है जो मैंने देखा मेरे घर की औरतें, बड़ी अम्मी, पुप्पी, मम्मी, वो लोग जो जिंदगी गुजार रहे वही जिंदगी ये लोग भी अब गुजार रहे। बच्चे पैदा करेंगे, खाना बनाएंगे, हस्बैंड का ध्यान रखेंगे, घर को संभालेंगे, घर को संभालेंगे। छोटा काम नहीं है ये बिल्कुल भी छोटा काम नहीं है, बट आपकी मर्जी से है या आपकी मर्जी के खिलाफ है, बिल्कुल वो क्लियर नहीं है। वो आपको भी क्लियर नहीं है, दैट यू डोंट नो यार ये मेरी चॉइस है या फिर मेरी चॉइस है, मेरी जिम्मेदारी है, ये रिचुअल है या यही होता आ रहा है। तो क्लैरिटी भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे को इतना फ्रीडम ही नहीं मिला सोचने का। इनकी भी गलती नहीं है क्योंकि इनके साथ जो उनके माँ बाप ने किया वो इनके साथ कर। एक्सपोजर बड़ा है अब जाके। नहीं यार, बहुत ही आप जो बातें बोल रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं ये। मुझे आप जब बता रहे थे ना अपनी अम्मी के बारे में, उन्होंने आपसे जो बात कही, मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ जैसे मेरी ज़िंदगी के अंदर आप बड़े होते सीरियल देखते हो, सास बहू की नोक-झोंक होती है और सास हमेशा ईवल टाइप होती है। फॉर्चुनेटली अगेन मेरी लाइफ के अंदर इट हैज़ बीन अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। जब मैं और मेरी वाइफ डेज़ी हम लोग प्रेग्नेंट हुए थे, पहले 3 महीने हमारे ख़त्म हुए थे और बहुत ही शी वाज़ इन अ वेरी लो फेज़ की, मतलब बार-बार उल्टी आ रही हैं, बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट दिवाली का टाइम आ गया था, तो मैंने कहा कि यार आई रियली वांट टू डू समथिंग नाइस फॉर माय वाइफ, तो लेट मी टेक यू आउट इन छुट्टियों में ना, आई विल टेक। बट मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार पहली बार अगर फैमिली के साथ में दिवाली नहीं सेलिब्रेट कर रहा, मम्मा क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बट दिस टाइम आई रियली फेल्ट लाइक मेरा रोल एज अ हस्बैंड वाज अ लॉट बिगर। और मेरी माँ ने बोला तो ऑफ कोर्स यू शुड। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मेरे हस्बैंड ने इतना नहीं सोचा था मेरे बारे में। उस टाइम नहीं होता था आदमियों का एंड हस्बैंड्स का टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ देयर वाइफ्स। शी इज लाइक आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ यू कि तू एज अ सन, एज अ हस्बैंड तू ये सोच रहा है कि मैं अपनी वाइफ के लिए क्या कर सकूं, एंड आई विश मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होता। तो इफ़ यू आर टेलिंग मी टुडे दैट यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर वाइफ, मैं तो कहती हूँ तू जरूर कर, जितना कर सकता है कर, जहाँ जहाँ लेकर जा सकता है लेकर जा। मेक श्योर दैट यू मेक हर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट, बिकॉज जो मुझे नहीं खुशी मिली, आई वांट यू एंड योर वाइफ टू हैव योर। एंड इतना अच्छा लगा मुझे ये सुनकर कि दिस इज हाउ माय मदर थिंक्स, बट उसके बाद इतना बुरा भी लगा कि यार उनके पास उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें भी बताई कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पर वही क्यों चले जाते हैं अपने ना घर पे, हाँ माँ के घर पे क्यों चले जाती हैं औरतें। अ लॉट ऑफ द टाइम्स इट इज कि हस्बैंड आपके देखभाल कर नहीं सकते, करना चाहते नहीं है, उनको समझ नहीं आता कैसे करते हैं, उनके प्रायोरिटीज इतने अलग होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका यही होता है कि हाँ मेरा काम था बच्चा यहाँ तक पहुँचाना, अब तुम्हारा काम है, अब तुम्हारी ड्यूटी है, तुम संभालो, मैं पैसा लेकर आऊँगा, मैं बच्चा करूँगा। एंड विच अगेन जैसे आपने बहुत ही प्यार से बहुत तरीके से बताया कि वो भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैसा कमाना। एट द सेम टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की भी होती है जो वो इमोशनली अवेलेबल, मेन का इमोशनली अवेलेबल रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें
उस माहौल में रखा नहीं गया। अब जो जनरेशन आ रही है विच इज लाइक अ वेरी गुड जनरेशन कमिंग, कि भाई अब उतना अवेयरनेस है कि हमें बात करनी पड़ रही है, हमें बात सुनने पड़ रही है। हो सकता है बहुत लोग ये इंटरव्यू देखकर भी उनको समझ आए कि हाँ ये चीज कितनी डिफिकल्ट है। मैं एक छोटी सी चीज, हमारे इस्लाम में एक किस्सा है जिसमें कहते हैं कि एक इंसान जो है ना, वो पूरी जिंदगी उसने अच्छे काम किए, पूरी इबादतें ये वो, एंड में वो खुदा के पास गया और खुदा को बोलता है कि जो माँ का कर्ज होता है ना वो सबसे बड़ा कर्ज होता है। तो बोले ये सारी नेकियां जो मेरी है ना वो मेरे माँ को दे दो, ये मेरी माँ का जो कर्ज है वो मैंने उतार दिया, कि व्हाट शी हैज गिवन मी इन माय लाइफ। तो खुदा कहता है कि तू जब पेट में था और तेरी माँ को जब तकलीफ में तेरी माँ ने उफ कहा था, उफ, तो उसका बदला भी नहीं चुका पाया। आफ्टर गिविंग ऑल दिस तू उस उफ तक का बदला नहीं चुका पाया है। सो इमेजिन द पेन जो एक प्रेगनेंसी के टाइम पे औरत गुजरती है, और ऊपर वाले ने उसको कौन सा मर्तबा दिया है कि व्हाट शी इज, कि माँ जब होती है तो आई थिंक वो प्रेगनेंसी इतना डिफिकल्ट टाइम है। हम इमोशनली अवेलेबल इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमें बताया नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल। हमको लगता है इसका मूड खराब है, मूड खराब है भाई, वो इट्स अ डिप्रेशन। प्रॉब्लम ये है हमको वर्ड समझ आते हैं, हमको बोल के क्लियर, और इमोशन एक ऐसी चीज है जो हर बार वर्ड्स के थ्रू नहीं आती। बिल्कुल। इमोशंस जो है वो हर बार उसके पास अल्फाज नहीं है, वो बस आपको फील करना है, आपको समझना है। तो ये जो हमारा क्लैश जो है ना, वो लूप में जो हम फंसे हुए हैं ना, औरत को चाहिए उस इमोशंस के साथ बात कर सके, और मर्द को चाहिए कि अगर लफ्ज नहीं है फिर भी उसको समझ सके। क्योंकि लड़कों ट्रेंड होना होगा, हाँ, ट्रेन वही ना, करना पड़ेगा एक दूसरे को, वही दोनों को। यार, क्योंकि लड़कों के इमोशंस को समझा ही नहीं गया ना। जब आप बड़े हो रहे हो, अगर आप रो रहे हो तो वही बोला जाता है कि आप मत रो, लड़की हाँ, लड़की की तरह लड़की रो है। रहा है, पूरी बचपन ऐसे ही हमने सुना है। एग्जैक्टली। तो आप अगर आपके कोई भी इमोशन है, कोई भी फियर है आपके अंदर, कोई भी आपका कोई चोट लग गई, दर्द हो गया, कोई किसी चीज़ से डर लग गया, आपको हमेशा बोला जाता है कि तुम तो लड़के हो, तुम कैसे कर सकते हो, लड़के ऐसे नहीं करते। तो फिर आपके इमोशंस आपको फील करना अलाउड ही नहीं होता। तो अगर आपको फील करना अलाउड नहीं होता, तभी आपको लगता है कि जब तक अगर बोला नहीं जाए तो किसी को समझ भी नहीं आने वाला। मुझे तब तक पता ना चलता ये जब तक मैं स्टेज पे ना चढ़ा। यकीन मानो मेरी पूरी लाइफ मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि आप बात कर सकते हो आपके इमोशंस ये वो। द मोमेंट मैं स्टेज पे चढ़ा और मैं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस के बारे में जोक बनाने लगा, उस दिन से मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं जो अंदर दबा के रखता हूँ, जो मेरे एक्चुअल इमोशन है, कि मैं बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ, बट किसी को पता ही नहीं चला, मैंने किसी को दिखने ही नहीं दिया कि मैं सेंसिटिव इंसान हूँ। मैं तो सिर्फ बकचोदी करता हूँ। और इस जर्नी के अंदर ही मेरे पास ऐसी ऐसी सिचुएशन मेरे पे आ गई कि मुझे सोशल मीडिया पे ही अपनी बात कहनी पड़ी। सोशल मीडिया पे ही मुझे अपने इमोशंस निकालने पड़े, समझाने के लिए कि मैं क्या हूँ और मैं क्यों हूँ और मैं क्या सोचता हूँ और क्या करना चाहता हूँ। बिल्कुल। उस चीज ने मुझे ऐसे बना दिया कि यार ये तो कितना आसान था। मुश्किल भी है निकालना, पर जब निकाल दिया तो लग रहा है कि हाँ यार आसान था, ठीक है, मैं बात कर सकता हूँ। आई डोंट माइंड अगर मुझे रोना आ जाएगा 4 लोगों के बीच में, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं अगर मुझे रोना आ रहा है तो मैं रो दूंगा। मुझे भी आई थिंक थ्रू फिल्म्स और थ्रू राइटिंग, मुझे भी मेरी जो प्रोसेसिंग होती थी एज अ बॉय, देखो मतलब मैंने अच्छी फिल्में देखी है ना भाई। हमारे गांव में खिलाड़ियों का खिलाड़ी देख रहे हो, मोहरा देख रहे, खिलाड़ियों का खिलाड़ी देख रहे, आंटी नंबर 1 देख रहे। तो हम फिल्में तो हमने भी वही देखी हैं, बट मूवी ऐप ही नहीं है गांव में किसी के पास। मुझे भी ना समझ एक्चुअली बाद में ही आया है, मैं काफ़ी बाद में आया है। अभी लगता है सब लोगों को देखकर, क्योंकि मैं शो होस्ट करता हूँ, कि मैं हमेशा से ऐसा था। दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। मैं तो काफ़ी टॉक्सिक भी रहा हूँ अपने भाई को लेकर।
कुछ आइडियाज़ को लेकर कि आदमियों को ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो ये बातें अभी हो रही हैं वो शायद वक्त के साथ चेंज हुआ वही होगा। वक्त के साथ मुझे खुद एक बार जिंदगी में जाके एंग्जाइटी हुई, तब जाके मुझे समझ आया थेरेपी के थ्रू। बचपन था ना मेरा, तो मेरे लिए ना मूवीज़ और ये दुनिया ना एक ऑलमोस्ट एस्केप बन गई थी, क्योंकि मेरे घर पे भी चल रही थी लड़ाइयाँ। मैं देखता था जो अपने पापा का गुस्सा, जो मैं देखता था कि उनको नहीं आता कंट्रोल करना, और एज ए यंग बॉय मैं बड़ा बेटा था घर का, तो मुझे हमेशा ये होता था कि अपने छोटे भाई को शील्ड करना है, मुझे अपनी मदर को शील्ड करना है, अपने आप से अपनी एक प्रोटेक्टिव फीलिंग आ जाती थी कि आई हैव टू बी द मैन ऑफ द हाउस। क्यों? क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और ये प्यार ये नहीं कि पापा नहीं करते, बट उनकी ज़िंदगी में जैसे आपने कहा है कि देयर इज़, उनको नहीं थी अवेयरनेस उनका अपने इमोशंस की, वो गुस्सा क्यों करते थे, किस लिए करते थे, कहाँ से आता था, नहीं पता था उनको, बस उनको होता था। अब जाके मुझे रियलाइज़ होता है बहुत सालों के बाद कि शायद वो गुस्सा ऑल्सो वॉज पार्ट ऑफ एंग्जाइटी दैट ही हैड। जब मुझे ज़िंदगी में एंग्जाइटी हुई बाद में जाकर, तब मुझे समझ आया कि शायद मेरे पापा को भी एंग्जाइटी थी। मेरे लिए एस्केप बन गई थी पिक्चरें, कि मैं पिक्चरें देखता था और मेरे लिए वो बहुत ही लगता था कि यार मैं एक नई दुनिया में खो गया हूँ, यहाँ पर मतलब नोबडी कैन टच। कौन सी ऐसी कोई फिल्म जो उसने मतलब यार उसमें कॉमेडी होती थी बचपन में, मतलब इट वाज ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि छोटी छोटी। अंदाज अपने आप में मेरी फेवरेट फिल्म है ऑफ ऑल टाइम, मैं उसको इतनी बार देख चुका हूँ, क्योंकि जहाँ पर खुशी है, जहाँ पर एंजॉयमेंट है, जहाँ फन है, जहाँ पर हंसी है, जहाँ मजाक है, और फिर फॉर दोज 2 hours 3 hours वगैरह वगैरह मुझे ये नहीं सोचना पड़ रहा कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, जब आप छोटे थे और आप देख रहे थे घर के अंदर आपकी तनाव चल रहा है, आपने बोला भी हुआ है कि पापा योर फादर यूज्ड टू बी वायलेंट, तो आपने जब वो देखा है एज ए यंग बॉय, आप कैसे उस समय क्या कर रहे थे एस्केप करने को, प्रोसेस करने को? कुछ था ही नहीं, कुछ है ही नहीं, आपके पास एक्सेस ही नहीं है, आपके पास टीवी के रिमोट का एक्सेस नहीं है, आप गेट अवे है ही नहीं, इस सिचुएशन से एस्केप ही नहीं है, यू हैव टू बी देयर, नथिंग। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग को कोई सोसाइटी का गार्डन है वॉक कर लिया, नहीं। मैं रात में मेरे घर के 9 बजे के बाद मेरा गांव आधा सो चुका है, 10 साढ़े 10 के बाद पूरा सो चुका है। घर से गली में बाहर निकलोगे 4 कुत्ते आके पूछेंगे कहाँ जा रहे हो भाई, भाव 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 करके वापस छोड़ के आएंगे दरवाजे तक। तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि आप कहीं जा सकते हो या कुछ गेट अवे, यू हैव टू बी देयर। और मैं वहीं था, मैंने वो देखा और यही सोचा कि बस ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। इतना एक्सट्रीम जाने के बाद खत्म होगा, बस अब खत्म हुआ, रोते रोते सो गए, बस सुबह उठे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल, सेम तली हुई रोटी, पापड़, चाय, सेम। तो आई थिंक वो ना हिम्मत थी, ना समझ थी, ना कोई ऑप्शन था, तो कुछ गेट अवे था ही नहीं। क्रिकेट ही था, क्योंकि वो ही एक हमारा स्पोर्ट था जो सस्ता पड़ता था, समझ रहे हो, कि एक दोस्त के पास बैट है जो 2 साल चलने वाला है, प्लास्टिक की जो बॉल है वो 1.5 रुपए की आती है, जो हमारे पास 7-8 बॉल ऑलरेडी है बहुत टाइम से। बॉल कहीं भी जाएगी ना दुनिया, चांद पे भी अगर बॉल चली गई ना तो 2 लड़के भाग के जाएंगे और लेके आएंगे। हमको फर्क ही नहीं पड़ता कौन सी गटर में गई है, कौन सी झाड़ी में गिरी है, कौन से कुएं में गिरी है, कौन से छपरे पे अटकी है, तो हम वो बॉल वापस लेके आ जाते। तो हमारा कोई खर्चा नहीं था, जमीन फ्री थी, गली में क्रिकेट खेल रहे थे, बस। हमारा शाम का गेट अवे ये होता था कि लंगर का है, नियाज बोलते हैं हमारे एरिया में, दरगाह बहुत थी, तो शाम में क्रिकेट खेल के दरगाह पे नियाज खाए पेट भर के और आ गए घर पे। तो यार उस समय मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप छोटे हो पर आप देख रहे हो कुछ गलत हो रहा है, क्या आप कुछ करना चाहते हो, कुछ कर पा रहे हो? I want to stop it, but I can't. I'm too small. मुझे लगता है मैं बहुत छोटा हूँ कि मैं रोक सकूं, रोक पाऊं। और ऐसा नहीं कि हम लोग रोक नहीं रहे, हम लोग साइड में बैठ के देख रहे हैं, नो, हम लोग रो रहे हैं, हम लोग चिल्ला रहे हैं और हम रोक रहे हैं कि मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। बट एंगर, गुस्सा जो है वो सीख लिया हमने कि भाई गुस्सा बर्बाद चीज है दुनिया की। अगर सबसे बर्बाद चीज अगर कोई है इंसान के अंदर तो वो एक इमोशन है जिसका नाम है एंगर, वो है गुस्सा। मैं हर इंसान को एक ही चीज कहूंगा, गुस्सा नहीं कर। और हमारे नबी भी कहते हैं कि ज़बान और हाथों से मखलूक को महफूज रहो।
अपने जबान से किसी को बुरा गाली चिल्लाना नहीं, अपने हाथों से किसी को मारना नहीं। और ये गुस्से में होती है। और वो जो गुस्सा था ना दो लोगों का, वो गुस्सा इतना बड़ा था कि हमारी जो रोने की आवाज या हम छोटे बच्चों के चिल्लाने की आवाज थी वो वहां तक पहुंच ही नहीं रही थी, बिकॉज ऑफ दैट एंगर। उसका सिर्फ एक गुस्सा ही था। आप फेलियर हो, आपको गुस्सा आ रहा है। आपकी कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हुई, आपको गुस्सा आ रहा है। आप अपनी नाकामी का हिसाब किसी और से मांग रहे हो, अपनी नाकामी का जिम्मेदार किसी और इंसान को बना रहे हो और आप उस पर गुस्सा कर रहे हो। और ये चल रहा है, बस चल रहा है। हमें भी नहीं पता क्यों लड़ रहे। रीजन ये है, बट वो रीजन नहीं है। आप जब भी गुस्सा करते हो, आप अपना नुकसान करते हो, वो आपको रियलाइज नहीं होता है। ब्लड प्रेशर नाम की एक चीज है, हार्ट अटैक नाम की चीज है। ये सारी बीमारियां जो है वो इंसान एक दिन में नहीं आती है सारी। ये तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है ना, वो हिसाब से आपको बीमारी आती है। और गुस्से में कोई इंसान ने अपना फायदा नहीं किया है। हम न्यूज में पढ़ते हैं कि 10 रुपए के लिए एक इंसान ने एक इंसान की जान ले ली। हेडलाइन ही गलत है। 10 रुपए के लिए नहीं हुआ, वो 10 रुपया उसने ऐसे पटक के दिया पान वाले को। पान वाले ने बोला पटक के क्यों दिया? बोले दिया तो ले लेना। बोले ऐसा अकड़ के क्यों बात कर रहा है? अबे अकड़ के क्या बात कर रहा हूँ, ले चुपचाप चल काम कर अपना। बोले उसने गाली दिया। मेरे को गाली दिया तूने? तेरी भी माँ का, तेरी भी बहन का। उसको आया गुस्सा। पान वाला जिससे पान काटता था उससे उसने आज कान काट दिया। क्यों? 10 रुपए के लिए? गुस्से में। प्रॉब्लम यही है ना कि हम देखते ये आए। बिल्कुल वही मैं बोलने वाला था। हम देखते इस तरह की फिल्में आए कि हमें लगता है कि जब हीरो के गिरेबान पे वो हाथ डाल रहा था तो हीरो ने उसका हाथ पकड़ के खट 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 हमें लगता है यही हीरो है भाई कि मेरे गिरेबान पे तुम आओगे मैं खट 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 तोड़ दूंगा। आप एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, मैं एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ। हर समझदार इंसान सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए देखता है, कंटेंट एंटरटेनमेंट के लिए देखता है। जो इंसान अपनी लाइफ से परेशान होकर कंटेंट देखता है ना, कि वो देखता है अपने आप को किसी में कि भाई मेरे को ये टोरा चाहिए, भाई मेरे को ये औरा चाहिए, मेरे को ये वाली कार के आगे जो 4 गन वालों के साथ ये निकलता है रील में, ये हीरो बनना है मेरे को। भाई वो हीरो नहीं है, वो सिर्फ भपाटिंग है, वो शो ऑफ है, वो गलत चीज है। वो करेगा तो लगे जाएंगे। तुझे लगता है कि तू ये बनना चाहता है भाई गैंगस्टर, ये औरा चाहिए भाई। वॉक करता है तो 4 लोग पीछे भागते हैं, वॉक करता तो जगह खाली हो जाती है। नहीं भाई ये बर्बाद हो जाएगा तू अगर चाहेगा तो। ये सिर्फ रील है, ये रियल लाइफ नहीं है। उस इंसान के पास सेम दिल है जो कभी धड़कना बंद हो सकता है। उस इंसान के पास सेम जिस्म है जिसके अंदर कमर में कभी भी दुखावा हो सकता है। उसमें और तुझमें कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ हम जब देखते हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स को, हमारे एक्टर्स को फिल्म में, वो तो बोलते हैं कि भाई दिस इज फिक्शन, दिस इज नॉट अ रियल लाइफ, प्लीज हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज इन्फ्लुएंसर्स डूइंग दिस। तब लोगों को लगता है कि भाई क्या रियल लाइफ में क्या जीता है आदमी, भाई क्या लाइफ जीता है ये। यहाँ प्रॉब्लम आता है जब रियल लाइफ में लोग गैंगस्टर बनने की कोशिश करते हैं। छोटी सी गलती, छोटा सा गुस्सा, आपने अपना ईगो दिखाया कि मेरे को तूने कार कैसे ओवरटेक किया भाई, तुम नीचे उतरे हो, मारपीट हो गई, ये वो, खुदा ना करे कुछ गलत हो गया, जीतेगा कौन? वो कहते हैं ना स्ट्रीट फाइट, कोई नहीं जीतता। जो हारता है वो हॉस्पिटल जाता है और जो जीतता है वो जेल जाता है। तो आपको वो फाइट लड़नी है या आप घर जाना चाहते हो? उसने ओवरटेक किया, ठीक है भाई जा, तू चांद पे जा, तू जल्दी जा, तेरा इंतजार चल रहा है। बट मैं राइट मार के घर जाऊंगा
मेरी एक बहुत ही अच्छी जिंदगी इंतजार कर रही है, मैं तेरे से लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने किसी को देखा है टोरा चलाते हुए, ऑरा चलाते हुए, तो वो गुस्से से रुकना है भाई, गुस्सा रोकना है, इंसान को अच्छा बनना है। तुमको धक्का लगा, तुमको टक्कर लगी है, सॉरी बोलो, उस इंसान को तुम पे प्यार आ जाएगा कि तो मैं मार दिया इसको और मेरे को सॉरी बोल रहे हैं। वो बोलेगा नहीं नहीं यार मेरी गलती थी। जैसे ही सॉरी सॉरी हो गया ना, कोई आगे बढ़ता ही नहीं उससे, कहता है अच्छा ठीक है। अगर आपने बोला क्या है, फिर वो बोलेंगे क्या है। अगर आपने बोल दिया सॉरी सॉरी, वो अपने आप ही उसी समय बोल देंगे हाँ हाँ यार कोई चक्कर वही तो मैं नहीं। बोल रहा हूँ, आप गुस्से में हो, आपसे वो निकल जाता है, आप ईगो ट्रिप पे चले जाते हैं। आप बस इस चीज का ख्याल रखो कि हमें जो लगता है कि मर्द आदमी मस्क्यूलर है, मर्द आदमी किसी की सुनता नहीं है, मर्द आदमी अपने पे आए तो किसी को छोड़ता नहीं है। मर्द आदमी का जो ये हमने एक बेवकूफ सी लाइनों को इतना प्रोत्साहन दिया है ना कि आप अगर मेरे साथ अच्छे रहोगे ना तो मैं आपके साथ अच्छा रहूंगा, लेकिन आप अगर मेरे साथ बुरे रहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। अरे ये क्या हुआ भाई, तू दो आदमी कैसे है भाई, तू दो इंसान कैसे हो सकता है? नहीं, आप अगर मेरे साथ अच्छे हो तो मैं आपके साथ अच्छा हूं, अगर आप मेरे साथ बुरे हो तो मैं आपके साथ नहीं हूं। मैं आपके साथ ही नहीं हूं अगर आप मेरे साथ बुरे हो तो, ब्यूटीफुल। क्योंकि मैं एक मर्द आदमी हूं, मैं चूतिया नहीं, मैं शाना हूं। मैं चूतिया होता तो आपसे लड़ता, मैं शाना हूं इसलिए अपना एनर्जी यहाँ नहीं दूंगा। ब्यूटीफुल। तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आप अगर अच्छे हो तो मैं आपके साथ अच्छा हूँ, आप अगर बुरे हो तो मैं वहां नहीं हूँ। बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये तो मतलब ताली वाली स्टेटमेंट बता दी आपने। तो यार मुनावर, आपने जो बातें की हैं, बातें तो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत मैच्योर हैं, बहुत नुआंस्ड है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आप यहाँ तक पहुँचे कैसे। मैं अपनी बात कर लूँ, अपने पापा को गुस्सा देखकर जब मैं टीनेज का हुआ था, मेरे अंदर ही भर गया था। बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था एज अ यंग टीनेजर। आई हैव ऑल्सो सेड थिंग्स, डन थिंग्स एट होम, जो मुझे लगता है अब मैं जाके वापस देखता हूँ, मुझे लगता है कि आई रियली रिग्रेट देम। फिर अब बाद में जाके फिर ये भी समझ आता है कि यार उस समय और कोई शायद एवेन्यू नहीं था, कोई तरीका ही नहीं था कि कहाँ निकालो, कैसे संभालो अपने आप को, क्योंकि आपने देखा भी ना घर पे कोई और काबू कर पा रहा है तो आपको पता भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल हो चुका है गुस्सा घर पे। आपने कब गुस्से को काबू करना शुरू किया या समझना शुरू किया? किसी भी इंसान के लिए इस जगह पे पहुंचना मुश्किल है कि वो ये कहे कि गुस्सा नहीं करना है। समझ रहे हो? ये जर्नी यहाँ तक पहुंचना ही मुश्किल है कि आप यहाँ तक पहुंचने के लिए जो डैमेज करके आए होगे ना, आप क्या बोल रहे हो कि आपको रिग्रेट है कि यार मैंने रिग्रेट है कि मैंने गुस्से में बहुत सारी चीजें करी है, तो ये रिग्रेट आपको इसलिए क्योंकि आप करके आए। एवेन्यू बिल्कुल कोई होता नहीं है। इसलिए हमारे में एक बहुत खूबसूरत चीज है, हमारे प्रोफेट कहते हैं कि खड़े हो और गुस्सा आए ना कभी तो बैठ जाओ, और अगर बैठे हुए गुस्सा आ रहा है तो लेट जाओ। कभी ट्राई करना, बहुत इम्पैक्टफुल है। आपको गुस्सा है, आप लड़ रहे हो, आप सोते सोते कैसा लड़ोगे? इमेजिन यू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर एंड सेइंग तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। और ये चीज ये एक प्रैक्टिस है कि इंसान को ये करना चाहिए, बट उस इंसान को करना है जो एक्चुअल में अपने गुस्से को रोकना चाहता है। आपको पता है आपका गुस्सा बहुत डैमेज कर सकता है। अब जिस इंसान को रोकना ही नहीं है, उसको चाहिए कि मैं अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकाल दूं, वो नहीं रुकेगा और वो डैमेज कर देगा। मेरी जिंदगी में ऐसा था कि मैं गुस्से में लोगों को देख रहा हूँ, गुस्से में सब चीजें कर रहे हैं ये वो, मैं उस अथॉरिटी में ही नहीं हूं कि किसी पे गुस्सा कर पाऊं। और हमारे अपने बहुत ही बुरा कर दिया है ये कि हम लोगों को उनके एक्सपीरियंस की जगह पे हम लोगों को उनके औहदे के हिसाब से रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट और गुस्सा ना एक साथ में क्यों यूज कर रहा हूं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम एक्सपीरियंस नहीं देखते। अगर कोई ड्राइवर भी है जो 30 साल से ड्राइविंग कर रहा है, तो वो 30 साल से ड्राइविंग कर रहा है, उसका एक एक्सपीरियंस है, बट हम उसको एक
मामूली ड्राइवर की नजर से देखते हैं, तो हमारे दिमाग में, दिल में उसके लिए उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी ये जहां काम करता है उस कंपनी के सीईओ के लिए, जो सीईओ बन के हुए 3 साल। तो अब हम रिस्पेक्ट करेंगे ज्यादा सीईओ को और हमारे ड्राइवर साहब को कम रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि ड्राइवर है, इसने जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं, बट 30 साल से उसने ड्राइविंग की, 30 साल से अपने घर के लिए प्रोवाइड किया है, उसने 2 बेटियों की शादी की है, 1 लड़के की शादी की है, वो तीनों का एजुकेशन कंप्लीट किया है, ये सब किया है। और हम इज्जत किसकी कर रहे हैं? ये 3 साल से बने हुए सीईओ की, जिसकी स्टडी भी इसके बाप ने ही फंड करी होगी जब ये पढ़ रहा होगा। तो इसने अपनी जिंदगी में एक्चुअली कुछ उखाड़ा नहीं है अभी तक। इसने अपनी जिंदगी में पर्सनली बहुत कुछ उखाड़ लिया, इसने प्रोफेशनली नहीं उखाड़ा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम इसको रिस्पेक्ट ज्यादा कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं। अब हमें अगर गुस्सा आएगा, हम इस पे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये हमसे बड़ा है, ये हमने मान लिया है। और अगर ड्राइवर आपका लेट आ गया या उसने आपकी गाड़ी टच कर दी, तो आप इसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। आप इसको कितनी गालियां दोगे, आप इसको कितनी खरी खोटी सुनाओगे कि मेहनत की गाड़ी है, मैंने महंगी गाड़ी खरीदा और तूने गाड़ी को टच कर दिया। यही गाड़ी सीईओ टच करता था, बोलता अरे नहीं, कोई बात नहीं सर, होता है, इट्स ओके, यू फाइन सर। तो एज ए ह्यूमन हम हमारे आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और हमारा गुस्सा जो है, हम जो कमजोरों पे निकालते हैं, वो सबसे पहले बंद करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि सीईओ की भी गांड फाड़ दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीईओ से गाड़ी अगर टच हो गई है तो सीईओ को जो ट्रीटमेंट दे रहे हो, दैट्स अ राइट ट्रीटमेंट। आई एम सेइंग यहाँ जो ट्रीटमेंट दे रहे हो वो गलत है। द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीवन, उनका पैसा, बैंक बैलेंस, उनका ओहदा, उनका एक्सपीरियंस, उनका डेजिग्नेशन देखे बिना, उस वक्त आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज आप गुस्सा उन्हीं इंसानों पे निकालते हो जो आपसे नीचे है। आपको शुरू करना होगा सबको इक्वली रिस्पेक्ट करना। आप उस वक्त अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाओगे। जो आपने रिस्पेक्ट की बात की, एक एम्पैथी भी है। आप तभी इज्जत दे पाते हो अगर आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट को समझ पाते हो, और कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए एक एम्पैथी चाहिए होती है। तो जब तक आपके अंदर वो एम्पैथी नहीं होगी, तब तक आप इज्जत नहीं दे पाते। और जो आप बात कर रहे हो कमजोरी की, वो मुझे लगता है पावर से कनेक्टेड है, कि आपके हर रिलेशनशिप के अंदर एक पावर डायनेमिक बसा हुआ है, और वो पावर डायनेमिक दोनों को पता है। वो पावर डायनेमिक अनफॉर्चुनेटली इतना हमको समझा, कंडीशन हो गए हम समझने को, कि अगर जैसे हमारी बिल्डिंग के अंदर भी गार्ड होते हैं, आप वो सबसे आपसे बड़े होंगे मोस्टली आप उम्र के अंदर, जब कोई वो आपको सर बुला रहे हैं, तो ये शर्म की बात है, यू नो, वो आपको सर क्यों बुला रहे हैं? यू आर यंगर देन दैट पर्सन, व्हाई इज दिस पर्सन कॉलिंग यू सर? और अगर आपने उतना कदम नहीं उठाया ये बोलने के लिए कि सर आप मुझे सर मत बोलिए, आप सीनियर हैं, मैं सर नहीं हूँ, मेरा नाम ये है, उनका नाम पूछकर उनके नाम के बाद आप सर लगाओ, क्योंकि वो आपसे सीनियर है। बट ये बेसिक जो है, हम लोग ये बेसिक तमीज़, एम्पैथी, इज्जत नहीं देते, क्योंकि हमको पावर पसंद है। मुझे कोई ऐसे देख रहा है कि जहाँ पर आई एम गेटिंग वैलिडेटेड, और मुझे लग रहा है कि हाँ यार, कि चलो गार्ड से तो इज्जत मिल रही है ना, चाहे मेरे को ऑफिस में ना मिले, तो इसलिए मैं, वो सर बोल रहे हैं तो मैं ओके हूँ, हाँ ठीक है बुलाओ सर, मैं हूँ सर। मैं आपको रोकूंगा। बोलो बोलो। मैं आपको इसलिए रोकूंगा कि वो गार्ड जो है, जो आपको सर कह रहा है, वो आपकी बिल्डिंग में जब चूड़ी बेचने वाला कोई आएगा ना, उसको बोलेगा ये है, चल हट। सही बात है, करेक्ट। वो गार्ड कोई फेरी वाले से या कोई कचरे वाले से कैसे बात करता होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो गार्ड आपको सर बोल रहा है और आपके साथ साथ वो कचरे वाले को भी सर बोल रहा है ना, तब एब्सोल्यूट, तब आएगा मजा। Correct. और ये मजा आने वाला है। इसके लिए हमें लगेगा रिफॉर्म करने 100 years ऑफ एजुकेशन। 100%। मुझे लगता है इज्जत जो है वो पहले देनी पड़ेगी। बिल्कुल। इज्जत आप मांगोगे, आपको नहीं मिलेगी, आप डिमांड नहीं कर सकते हो। इज्जत एक ऐसी चीज है जो पहले दे दो। अगर आपको सामने से ना मिले तो बेइज्जत फील मत करना, कि फिर आप सोचोगे अच्छा मुझे इज्जत नहीं मिली, अब मैं भी तेरे को इज्जत नहीं दूंगा। आपको बेइज्जत फील करने की जरूरत नहीं है। आपने इज्जत दी है, वो आपकी तरबियत है। सामने वाले ने आपको बेइज्जत किया, वो उसकी तरबियत है। अब हमें तो भी तो एज ए ह्यूमन हमको भी तो
पता चल चुका है ना, लोगों के हरामीपन उनके चेहरे से दिखते हैं कि साला ये आदमी बड़ा है, इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है रिस्पेक्ट, और अगर मैंने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया तो ये ऑफेंड ही हो जाएगा गांडू। अरे सर सो नाइस टू सी यू सर। ओ सर बिकॉज ये हमारी मुझे पता है industry- तू कैसा इंसान ये है हमारी भाई। इंडस्ट्री में बहुत होता है। इंडस्ट्री तो छोड़ो, हर जगह पे। बिल्कुल। मैं एक्चुअली किस पे आ रहा था ना, पावर की जो बात कर रहा था, वो पावर एग्जिस्ट करता है हर क्लास में, हर कास्ट में, हर कम्युनिटी में, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड अगेन जैसे हमने कहा ओहदे में, पर वो ऑल्सो एग्जिस्ट करता है जेंडर में, वो एग्जिस्ट करता है आदमी होने में, औरत होने में, यू नो। एंड अगेन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि देयर आर ऑब्वियसली केसेस जहाँ पर वी हैव नोन ऑफ women also being violent, but at the same time most cases, and हमारी जिंदगी में जो देखा पैट्रियार्की के अंदर, आप हो मैन ऑफ द हाउस, आप हो अथॉरिटी फिगर, तो वो जो कमज़ोर बन जाते हैं वो या छोटे बच्चे होते हैं या फिर औरतें होती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक अंडरस्टैंडिंग जो हमारी आती है जेंडर को, कि यही है जेंडर। आदमी होते हैं कि जो गुस्सा कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, मार सकते हैं, और औरतें होती हैं जिनको सहना पड़ता है। आपने ये देखा है और एक उसका एक कॉन्सिक्वेंस भी देखा है आपने। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड जेन्युइनली एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ यंग बॉय, हाउ डिड यू होल्ड दीज टू ट्रुथ्स टुगेदर, कि शायद मेरे फादर मेरे अब्बा खराब इंसान नहीं है, उन्होंने खराब चीज़ की है, विच ऑल्सो केम फ्रॉम शायद एक कंडीशनिंग, एक Yes. एक जगह से आया है, Yes. बट उसकी वजह से आई हैव लॉस्ट माई मदर। These are two very big truths. सी मैंने इतना बड़ा डैमेज देखा अपनी लाइफ में, उसके बाद मैंने उस इंसान का रिग्रेट भी देखा। वो रिग्रेट बहुत विजिबल रिग्रेट नहीं था, वो अकेलापन और वो रिग्रेट, और उसके बाद आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो आपको लगता है कि अब मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी गलती की वजह से हो रहा है। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। सबसे बड़ी चीज है ये कि जो इंसान सोचता है कि तुम जिम्मेदार, तुम जिम्मेदार, तुम जिम्मेदार, तुम जिम्मेदार, वो इंसान से खुद पर बाकी की जिंदगी को सोच रहा है कि मैं ही जिम्मेदार। मैंने वो चीज को समझा, और आई थिंक मेरे मॉम और डैड जो दोनों ही अच्छे लोग थे, मेरी मॉम तो बहुत अच्छी थी, उनका जो ब्लड मेरे अंदर है, उस ब्लड ने मुझे फॉरगिविंग बनाया। मैंने खुद अपने आप को इतना डैमेज किया है गुस्से के चक्कर में। मैं आज सोचता हूँ कि ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, बट वो गुस्सा और 2 स्टेप आगे गया होता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। तो मैंने खुद गुस्से में बहुत गलतियां करी है और मुझे उसका बहुत रिग्रेट है, जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। तो मैं वो रिग्रेट से इतना डरता हूं कि मैं अब गुस्सा ना करूं। तो ये दोनों चीजों को अलग ये करना कि गुस्से में जिस इंसान पे मैं गुस्सा करूं कि तेरी वजह से ये हुआ है, उस इंसान का खुद का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब मैं किसी कमजोर को या गिरे हुए इंसान को वापस जिम्मेदार समझ लूं, मैं तो बिलीव ही ये करता हूं कि पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो ये करता है। तो फिर मैं किसी भी चीज का जिम्मेदार किसी को बनाकर उस पर गुस्सा कैसे कर सकता हूं? तो मेरे फेथ के अगेंस्ट जाएगा नहीं। तो फिर मुझे उसके साथ डील करना पड़ेगा, मुझे माफ भी करना पड़ेगा। मैं होता कौन हूं पहले तो माफ करने वाला नहीं यार, ये तो बट बहुत बड़ी बात बोल दी कि होता कौन हूँ। आई हैव लॉस्ट माय डैड लास्ट ईयर, ठीक है, और मैं इस सीजन में बहुत ये बातें कर भी चुका हूँ। तो बट आई थिंक द बेस्ट वे टू ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब तक वो गए नहीं ना, तब तक मेरे अंदर एंग्स्ट रहा है उनके अगेंस्ट, यू नो। एंड आई थिंक पिछले 4-5 साल में मैंने बहुत कोशिश की है अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की। जब मैं थेरेपी गया हूँ, अपने आप को समझना शुरू किया है, तब पापा भी समझ आने लगे मुझे। क्योंकि आई थिंक अब एक बार ही आप थोड़े अपने आप को समझते हो, शायद आपको दूसरों के कॉन्टेक्स्ट भी समझ आ जाते हैं। अब जब वो गए, मुझे सिर्फ अच्छी चीज़ें याद आती है, मेरे को बुरी एक चीज़ याद नहीं आती। ट्रू, एक चीज़ बुरी याद नहीं आती। मुझे लगता है भाई तो बहुत ही अच्छे थे, ही वॉज देयर फॉर मैनी थिंग्स। और मेरे को बट व्हेन ही वॉज अलाइव, इवन इन द लास्ट 5 years, टू फाइट किया नहीं, ही इज गेटिंग ओल्ड, आई नीड टू नाउ बी मोर फॉरगिविंग कि ठीक है यार, उन्होंने बचपन में जो किया, इट्स नॉट बिकॉज ही इज अ बैड पर्सन। वो उनकी एंग्जाइटी थी, उनकी कंडीशनिंग थी, उनका मेंटल हेल्थ था,
मुझे इतनी रिस्पेक्ट है इस बात की कि आप ये बोल पाते हो आज खड़े होकर कि मर्दानगी गुस्सा दिखाने में नहीं है, शायद समझने में है दूसरों को. But when something this big has happened, what was it that made you truly understand your father? मुझे किसी एक इंसान ने कहा था कि एक आर्ग्यूमेंट के बीच कि तुझे पता है मुझे क्या फील हो रहा है इस वक्त, और मैंने बोला नहीं. और ये आर्ग्यूमेंट के बीच में, गुस्से के बीच में, झगड़े के बीच में मैंने उस वक्त खुद को पॉज किया है और मैंने लाइफ में पहली बार उस इंसान की जगह पे खुद को रखा और पूरी सिचुएशन को देखा. एंड आई रियलाइज कि यार इसकी कहानी का हीरो तो ये है. मुझे लगा था इस आर्ग्यूमेंट का हीरो मैं हूं, ये विलन है. बट ये आर्ग्यूमेंट की हीरोइन हीरो ये तो ये है, मैं तो विलन हूं. तब मुझे समझ आया कि हम हर इंसान जो है वो अलग सोचता है, अलग फील करता है, अलग ख्वाहिशें रखता है. हम सिर्फ अपनी निगाह से पूरी दुनिया को नहीं देख सकते. कि यार मुझे लगता है कि चलो डैड ने ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, उसके अलावा डैड ने कुछ अच्छी चीज़ें भी करी है, बट बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सही नहीं करी. उनकी जगह पे मैं हूं तो मुझे लग रहा है कि उनको अपब्रिंगिंग ही होनी मिली. बिल्कुल. 11 साल की एज में उनको गैरेज पे भेज दिया. वो 11 साल की उम्र से आदमी 2 तकिए लगा के गाड़ी चला रहा था. गांव में एम्बेसडर चला देता. तो एक्सपोजर ही नहीं है टूवर्ड्स घर की जिंदगी. मुझे पता है कि उन्होंने बीड़ी पीना कौन सी एज में स्टार्ट किया था. तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि उनकी संगत कैसी होगी. उनकी लाइफ जो पूरी 30 साल की गुजरी शादी से पहले वाली 25 साल की, वो लाइफ कितनी प्रॉब्लमेटिक थी टू अंडरस्टैंड अ फैमिली, टू अंडरस्टैंड अ वुमेन. बिल्कुल. कि घर क्या होता है. कि उनको रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट पता ही नहीं था. उनको लोगों ने सिर्फ डिसरिस्पेक्ट किया होगा. ड्राइवर है, छोटा है, गैरेज में काम करता है, मैकेनिक है, किसी ने इज्जत नहीं दी होगी. और आसपास कोई ऐसे लोग थे भी नहीं कि जो बहुत ही समझदार पढ़े लिखे जो रिस्पेक्ट दे. तो उनको इज्जत कभी मिली ही नहीं होगी. उनको पता ही नहीं है कि इज्जत देनी होती है, हाउ इट फील्स. मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ कि मुझे लगता है इसलिए वो वैसे उनसे कभी बात नहीं हुई इस बारे में? नहीं, मैंने कभी उस चीज़ों का जिक्र नहीं किया जो चीज़ों से उनको शर्मिंदगी फील हो, दैट ही फील एम्बैरेस्ड. वैसी मैंने कोई बात नहीं करी. मेरे जहनों में बहुत बातें चलती थी, बहुत ताने चलते थे, मैं टॉन्ट मारने का मन करता था, बहुत कुछ. बट फॉर वंस वो 10 साल में से 2 साल ही वॉज ओके. 8 years बेड पे थे पैरालाइज की वजह से. वो 10 साल में मैंने एक बार भी उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया मॉम के लिए. नेवर. कोई भी कॉन्वर्सेशन में, इवन गुस्से में भी. तुम बहुत अच्छे बेटे हो यार. अब वो तो लोग इतना नहीं कर पाते. इतना नहीं बहुत होता है. आसान है. आप नहीं यार, आपको दुनिया में लाना, दुनिया में आपको पैदा जो करते हैं माँ बाप आपके, वो बहुत ऊपर है. हम बह चुके हैं, हम थोड़े बर्बाद हो चुके हैं दुनिया में. जो कहते हैं कि डैडी इश्यूज, जो कहते हैं कि माँ के प्रॉब्लम्स, ये वो, यार ये सारी चीजें इग्नोरेबल है. पता है तुम्हारे को? आप बाहर की दुनिया इतनी सख्त है, आप टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हो अपने माँ बाप को. क्या आप उनकी हल्की सी सख्ती आपको सख्ती लगती है? आप अपने माँ बाप से रूड हो जाते हो, आप उन पे चिल्ला देते हो, आप उनको बोलते हो आपको समझ नहीं आता, आपको पता नहीं चलता. एक बड़ी एज के बाद हो सकता है आप अपनी फैमिली को लेकर अलग रहने चले जाते हो, माँ बाप अलग रह रहे हैं. आपको लगता है आपने पैसे दे दिए मतलब सब हो गया, आप उनके घर का रेंट भर रहे हो तो ठीक है. आपको ये सारी चीजें ठीक लगने लगी है क्योंकि हमने बना दिया. बिल्कुल. सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या है? जिंदगी की सबसे एक ही हकीकत है पूरी दुनिया में, वो है मौत. आपका पैसा, आपकी बीवी, आपका बेटा, आपकी कार, कुछ भी गारंटी नहीं है. होगा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं, ये वो सब कुछ ग्रे है. ब्लैक एंड व्हाइट सिर्फ जिंदगी और मौत ही है. और मौत एक चीज गारंटी लेकर आती है जो 70-80% गारंटी के साथ आती है, वो है बुढ़ापा. मौत के पहले आएगा बुढ़ापा, जो और एक सच है जो 70-80% लोगों को फेस करना पड़ेगा.
वो सबसे मुश्किल वक्त है। उससे ज्यादा मुश्किल दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर आप अपने माँ बाप के बुढ़ापे में, तकलीफ में, बीमारियों में आप उनके साथ नहीं हो, आपसे बदनसीब इंसान कोई दुनिया में है ही नहीं। आप फिर चाहे भले बड़े से बड़े सीईओ, बड़े से बड़े स्टार हो, तो हम हमारे माँ बाप को जितना भी क्रिटिसाइज करते हैं सब बंद करो। जरा भी जरूरत नहीं है राजीव मसंद बनने की अपने माँ बाप के सिनेमा में। आप अपने माँ बाप की जैसे रिस्पेक्ट करोगे, दुनिया आपके माँ बाप की वैसे रिस्पेक्ट करेगी। नहीं, बिल्कुल यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली हैं आपने। बहुत ही ज़्यादा हद तक अग्री करता हूँ। एंड ओनली बिकॉज मैं यार बहुत यंग लोगों से मिल चुका हूँ, और कुछ लोगों की फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि पेरेंट्स आर नॉट, इट्स नॉट सिर्फ नोक झोंक नहीं होती, सिर्फ वायलेंस नहीं होता, अब्यूज़ भी होता है। सो आई डोंट वांट टू, आई फील लाइक ऑफ कोर्स इन सच सिचुएशंस अगर आपको नहीं रहना अपने पेरेंट्स के साथ, दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट इन मोस्ट केसेज, एज आई सेड 90% ऑफ द केसेज, एज यू सेड, आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर पाओ। दूसरा ऑफ कोर्स राजीव मसे इतने खराब नहीं है जितने नहीं मैं राजीव वो मजाक कर रहा हूँ, दिस इज अ जोक, जब क्रिटिसिज्म की बात आती है ना, तो मेरे दिमाग में राजीव सर का नाम ही आता है। नहीं, मैं आई थिंक अगेन आपने जो बातें की हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और आई फील लाइक आप किसी भी जेंडर के हो, अपने पेरेंट्स को अगर आप इज्जत दे रहे हो और उनके कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो, तो शायद आप भी अच्छे पेरेंट बन पाओ, और शायद आप भी अपने बच्चों के कॉन्टेक्स्ट समझ पाओ, विच इज़ व्हाट आई वांटेड टू कम टू राइट नाउ, कि आपका बेटा भी है। एंड आई वांट टू नो कि क्योंकि अभी आपने फादर की इतनी बातें की हैं और आप हमेशा अपने मदर की इतने प्यार से बातें करते हो, आप एज अ फादर अपनी माँ को कैसे लाते हो अपने फादरहुड के अंदर, एज अ मिखेल के जो आप करते हो उसके लिए, वेर यू फील मोर क्लोज टू योर मदर नाउ? सी, मेरा बेटा बेटी दोनों है, बेटी भी है, तो मैं वो दोनों को लेकर एक चीज प्रॉपरली उसको समझाता हूँ। ऑलवेज क्या होता है ना, सिबलिंग्स में होता है, छोटे बच्चे ना झगड़ा करते ही, उनको हर एक दूसरे की हर चीज से प्रॉब्लम होती है। तो व्हेनेवर उसके सामने कोई उसकी कजिन या बहन या जो भी है, अगर उसके सामने जैसे कोई फीमेल है ना, तब मेरी सख्ती इस पे ज्यादा होती है। तो वो उसको रियलाइज होता है कि तू लड़की से ऐसे बात नहीं कर सकता, तू लड़की पे चिल्ला नहीं सकता है, वो लड़की है ना, तो उसको नहीं बोल सकता है। तो ये उसको एक डिफरेंस, जो फर्क है वो समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पे थोड़ा लड़की के मामले में थोड़ी नरमाइश रखनी पड़ेगी। उसको अगर मैंने इक्वालिटी इस एज में सिखा दी ना, तो वो करप्ट हो जाएगा। इक्वालिटी नहीं सिखानी है भाई, तुमको ये सिखाना है कि भाई औरत यहाँ है, मर्द यहाँ है, वो दुनिया इसको इक्वालिटी पे लेके आ जाएगी, दुनिया इसको बराबरी पे लाएगी, दुनिया हरामी है, बट आप अभी से इसको यहाँ रख दो कि भाई तू इधर है, औरत इधर है, तो ये खुद अगर यहाँ रहा तो ये जिंदगी में और सक्सेसफुल होगा। अब इधर भी आ गया तो चलेगा, बट एटलीस्ट यहाँ नहीं जाएगा वो। तो मैं उसको ऑलवेज उतना बैलेंस करके रखता हूँ कि सी, तू एक रिलेशन में होगा, तेरी शादी होगी, और तू वहां पे कैसा हस्बैंड बनेगा ना, तो अच्छा बेटा, अच्छा भाई बाद में बन, बट तू अच्छा हस्बैंड बन, उसकी ट्रेनिंग तेरे को यहाँ से देनी पड़ेगी, क्योंकि अ गुड हस्बैंड कैन बी अ गुड फादर। इट्स वेरी सिंपल लॉजिक कि अच्छा हस्बैंड अच्छा फादर बन सकता है। एक्सप्लेन दिस। कि आप अगर अच्छे हस्बैंड हो ना, यू अंडरस्टैंड, एक अपने आप किसी और का ब्लड है और आपके घर में आकर रह रहा है, और आप उस औरत को समझ पाए, तो आपकी तरबियत वो बताती है कि नहीं, आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप एक दो बच्चों को भी संभाल सकोगे। क्योंकि एक औरत भी जब आ रही है, कोई एक मैच्योर इंसान को संभाल लेना जो है वो बहुत बड़ी चीज है। अच्छा हस्बैंड कैसे होता है, तो अंडरस्टैंड इमोशनली, पैसा तो कमाता ही आदमी, आप इमोशनली वहां पे अवेलेबल हो, आप उसको समझ रहे हो, आप उसको खुश रख पा रहे हो क्या, आप उससे बातें कर पा रहे हो क्या। और अच्छा हस्बैंड होना मीन्स अ हैप्पी एनवायरनमेंट इन द रूम, इन द हाउस। अब वो खुश माहौल के अंदर बच्चा खुश ही रहेगा, वो अच्छी चीजें ही सीखेगा, क्योंकि वो देख रहा है अपने बाप को रिस्पेक्ट करते हुए इस औरत की जिसको वो माँ कह रहा है कि मेरी माँ की तो मतलब बाप ही इतनी इज्जत करता है, तो मैं कैसे बोलूंगा माँ तू चुप रहे। फेयर पॉइंट, वेरी फेयर पॉइंट। मैं चाहता हूँ भाई बढ़िया इंसान बन, भाई बिल्कुल मजेदार इंसान बन, बिल्कुल खुश इंसान बन, तो खुश रहे, बिल्कुल। वैसा इंसान बन के तो खुश है, आसपास लोग खुश, बाकी का सब
और जो जो बातें तुम्हारी मदर ने तुम्हें बताई थी एज कि कैसा हस्बैंड होना है, आर यू एबल टू डू दैट विद योर वाइफ नाउ? कर पाते हो? ऑफ कोर्स भाई, मैं आई थिंक मुझे ऑलवेज वो चाहिए था कि मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँ, एंड आई एम 100% श्योर फ्रॉम माई साइड। मैं उसे हमेशा बोलते रहता हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ और कुछ चीज़ ऐसे रह जाए तो मैं उसको मजाक मजाक में बोलता हूँ, हैप्पी वुमेन इज अ मिथ। मैं ऐसी मजाक में उसको छेड़ते रहता हूँ। बट नो, आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई कैन से कि मैं बहुत ही सुकून में जाता हूँ अपने घर पे, और मैं अपने सुकून में अपने घर से निकलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह मेरे घर को बुरी नज़र से बचाए। अच्छा यार, मुझे आज जो बैठकर इतनी बातें हमने की हैं, मुझे ये कहना है कि फॉर समवन जो जिसने इतना अपने ज़िंदगी में देखा है, इतनी मुश्किलें देखी हैं, इतना ट्रॉमा देखा है, आई एम सो हैप्पी टू सी कि आप एक ऐसी जगह पर पहुँचे हो कि जहाँ पर आप सुकून की बात कर रहे हो। एंड आई एम आई फील लाइक एक रेस्टलेसनेस हमेशा आदमी में रहती है, स्पेशली जिनके साथ बहुत कुछ होता है। एंड टू सी यू एक काम तरीके से टू टॉक अबाउट कंटेंटमेंट, सुकून, बहुत ही मुश्किल होता है। इट्स सच अ यंग एज टू लूज अ पेरेंट एंड देन स्टार्ट अर्निंग ऑन योर ओन, अकेला आना, स्कूल से निकल कर खुद कुछ बनना दुनिया के अंदर, एंड देन ऑफ कोर्स द थिंग्स दैट यू हैव गॉन थ्रू इन योर करियर, और फिर आज यहाँ बैठकर बोल पाना कि मैं सुकून से जाता हूँ। आई रियली फील लाइक सो हैप्पी टू हियर दिस। शुक्रिया। और मैं ये ऊपर वाले के प्लान्स में ना मैं बहुत बिलीव करता हूँ, और जब कोई कहता है ना कि यार तुमने इतना कुछ देखा, इतना कुछ देखा, इतना कुछ, तब मुझे रियलाइज होता है कि हाँ यार, ये सारी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो करे जा रहा था, बस मैं करे जा रहा था। और आज करियर वाइज भी इट वाज ऑलवेज बम्पी फॉर मी। मैं समझता हूँ कैसे चीज़ें वर्क करती है, इंसान को कैसा बता दिया जाता है, और इतना आसान हो चुका है इंटरनेट पे किसी को सही किसी को गलत साबित करना, किसी को बताना। अब मैं किसी भी चीज़ की शिकायतें करूं, मुझ पे वो सूट नहीं करता, और मेरे दिल में भी है नहीं। मेरे अंदर रिग्रेट्स होंगे, मेरे अंदर रियलाइजेशंस होंगी, मेरे अंदर कंप्लेंट्स नहीं है, मेरे अंदर शिकायतें नहीं है। आपके साथ जो लोग यहाँ पे आकर बैठते हैं, सेलिब्रिटीज, स्टार्स, अपनी अपनी लाइफ में अचीव किए हुए लोग हैं। मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। आपने अगर नहीं भी अचीव किया है, एक इंसान के साथ मैं बैठा हूँ, आप मुझे इज्जत से बात कर रहे हो, मुझे इज्जत दे रहे हो, मेरे काम की वजह से, मेरी लाइफ की वजह से, मेरी बातों की वजह से। मैं किस चीज़ की शिकायत करूँ? आज जहाँ पे मैं आ गया हूँ, वहाँ बहुत लोग मेरी जिंदगी जी रहे हैं। 98% हिंदुस्तान जी रहा है जो मैंने जिंदगी गुजारी है। मैं उस जिंदगी का क्या रोना रोऊं या क्या फ्लेक्स कर लूं कि मैं कहाँ से आ गया? भाई, जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं वो सब परेशान है। उनको सबको एग्जाम का प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड का इशू है, इनको रेंट का स्ट्रेस है, उनको फैमिली इश्यूज है, इनको जॉब का स्ट्रेस है। सब कुछ छोड़ के वो लोग ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको समझ आएगा कि ठीक है, ये सब छोड़ो, थोड़ी देर माइंड को रिलैक्स करते हैं। अब यहाँ पे मैं वो जिंदगी की शिकायत करूं जो जिंदगी ये लोग जी रहे, तो ये लोग तो और ट्रॉमा में चले जाएंगे कि यार सही बोल रहा है यार, बहुत तकलीफ वाली जिंदगी। नहीं, तुम हेल्दी हो, तुम्हारे आसपास वाले, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली साथ में है, तुम संडे स्पेंड कर पा रहे हो अपने दोस्तों फैमिली के साथ 2 घंटा, अगर हफ्ते में क्रिकेट भी खेल पा रहे हो ना दोस्त लोग के साथ, वो ब्लेसिंग है। तो मैं यहाँ पे हूँ। आसान है बोलना, जब आपके पास स्ट्रेस नहीं होता, रेंट भरना नहीं होता, तो आप सुकून में होते हो। मैं भी रेंट पे रहता हूँ, बट आप सुकून में रहते हो ना कि भाई ठीक है, आपके पास फाइनेंशियली, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सॉर्ट है। तो जितने भी लोग देख रहे होंगे, मैं सबको यही बोलूंगा कि लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, बस खाली अच्छे अच्छे इंसान बन के रहना। 2% लोगों के पास ही बहुत पैसा है भाई। पर तुम्हें यार मुनावर कभी बिटरनेस नहीं हुई कि जो, क्योंकि तुम स्पेशली जब व्हाट यू हैव गॉन थ्रू स्पेशली इन योर करियर, यू नो, 2 टाइप के वायलेंस होते हैं। एक वायलेंस जो आपने देखा है घर पे, एक वायलेंस होता है जो एक इंस्टीट्यूशनल वायलेंस होता है। एक वायलेंस ऐसा भी होता है कि जहाँ पर आपको मौका नहीं मिलता अपनी बात करने का,
और आपके एक नैरेटिव डिसाइड कर लिया गया होता है कि ये ही है मुनावर, यस एंड इट इज टेकन यू अ लॉन्ग टाइम टू कम आउट ऑफ इट, यू नो, वहां से यहाँ तक पहुंचना बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि What मैं you have gone अपनी through. नाकामी का जिम्मेदार किसी को नहीं मानता। मैं अपनी नाकामी किसी के ऊपर नहीं डालता। मेरी बदनामी तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। मेरा नाम तुम्हारे हाथ में जब नहीं था, मुझे सक्सेसफुल बनाना आपके हाथ में नहीं था, तो मुझे गिरा देना आपके हाथ में कैसे हो सकता? मैं तो बना ही हूँ शाइन होने के लिए। ऊपर वाले ने मुझे बनाया है यहाँ पहुंचाने के लिए। यहाँ से आगे भी जाऊं, यहाँ से नीचे भी चला जाऊं, वो मेरी नसीब है, मेरी किस्मत होगी। बट कोई दो हाथ दो पैर वाला इसका जिम्मेदार नहीं हो सकता। आपके अंदर उतनी ताकत या कुव्वत नहीं है। रही बात जो चीजें मेरे खिलाफ होगी, मैं सब हर बार एक ही चीज कहूंगा, मैं सब्र करके, मैं बिटर नहीं हो सकता। मैं पेशेंस रखकर बैठा हुआ हूँ। मेरा सब्र कब्र तक है, मेरे एंड तक वो चलने वाला है कि मेरा पेशेंस कहीं नहीं जा रहा है। मैं एक दिन बिल्कुल साबित कर दूंगा कि आप लोग जो मेरे बारे में सोचते थे वो गलत। मैं एक दिन जरूर साबित करूंगा। वो दिन मुझे नहीं पता, वो कल का दिन है, वो 1 साल बाद है, वो 10 साल बाद है, बट जिन्होंने मुझ पे यकीन किया है, मैं उन सबको प्राउड फील कराऊंगा, और जिन्होंने मुझ पे यकीन नहीं किया, उन सबको भी मैं प्राउड फील कराऊंगा। मुझे उनके खिलाफ भी कुछ नहीं है कि आई विल शो यू व्हाट आई कैन बी। नहीं, मुझे वो नहीं बनना है। मेरे अंदर वो उतना घमंड नहीं आने वाला कि जो मुझे मेरे दुश्मन है उनको मैं बताने के लिए कुछ कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू बी गुड फॉर माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो लोग मुझे देखकर खुश हो, वो लोग देखकर मुझे दुआ दे कि यार ये इंसान सक्सेसफुल होता है तो हमको लगता है हम हो रहे, ये अपने वाला है। तो मैं जब तक उनको अपने वाला लगूंगा ना, मेरी जर्नी है, मुझे बस ये करना है। मेरा सवाल इसलिए भी था, देखो फेस तो अभी देखो समय ने भी किया है, कुणाल कामरा ने भी किया है, पर वो लोग जेल नहीं गए। द डिफरेंस इज देयर इज अ वेरी क्लियर डिफरेंस, यू नो, एंड उस बात एक और क्लियर डिफरेंस है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली दैट इज व्हाई। वो क्लियर डिफरेंस आपको कमेंट सेक्शन में मिल नहीं जाएगा। वही तो बात वही है यार। देख, एक आइडेंटिटी जो आपकी है और आइडेंटिटी इन लोगों की है, देयर इज अ रीजन उन्होंने कोर्ट के चक्कर बहुत मारे हैं, यू नो, बट उनको जेल नहीं जाना पड़ा। 37 डेज इन जेल इज नॉट अ जोक। नहीं, मेरा 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 पूरा शो है। मैं जो 4 साल से मैंने ये शो लिखा हुआ है, द शो का नाम है धंधो। गुजराती में बिजनेस को धंधो कहते हमने हैं। म्यूजिक वीडियो बनाया है धंधो। तो वो जो शो है, वो उस जर्नी के बारे में ही है। आई विल इनवाइट यू, आप प्लीज उस शो पे आइएगा, Can't wait. एंड आई रियली वांट यू टू वॉच दैट शो। तो वो उस जर्नी पे ही है। आई थिंक वो शो इट्स आंसर टू एवरीथिंग। हर जो सवाल है उस सब का जवाब वो शो है। और मेरे समय से कल बात हुई ना, तो मैंने उसको यही बोला, हम लोग की बहुत लंबी बात हुई, और मैंने उसको बोला कि दैट अब मेरे में भी हिम्मत है कि मैं धंधो रिलीज कर दूं। एंड ही वाज सो हैप्पी, ही वाज लाइक भाई डाल दे क्योंकि वो पहले उन इंसानों में से, जब मैं वो सारे जोक लिख रहा था तो मैं सुनाता था, तो वो बोलता था कि यार क्या है, बढ़िया शो है। उसने वो शो देखा भी है। तो मैंने वो शो लिखा भी जो है, वो मैंने दिल से लिखा है। जो है मेरे दिल की बात कह दी है मैंने। अब वो कैसे पहुंचती है, कितनों तक पहुंचेगी, वो जब रिलीज होगा तब देखेंगे, या फिर और प्रॉब्लम में फंसेंगे, वो भी रिलीज होने के बाद देखेंगे। लेकिन देखो, बहुत क्लियर चीजें चलती हैं। हर इंसान गलती करता है, गलती भुगतना, गलती से सीखना, क्या आपके नसीब में है, क्या डेस्टिनी है, वो बहुत डिपेंड करता है। आपको लोग नापसंद करने का रीजन सिर्फ आपका टैलेंट नहीं हो सकता, बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार। और मैं तो पहले दिन से बहुत चैलेंज के साथ उतरा हूँ इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में, कि मैं पहले दिन से ही फेस कर रहा हूँ, और मैं काम किए जा रहा हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम वर्किंग, और मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट मकसद दुनिया में होने का, अगर कोई मुझसे पूछेगा, मेरे आर्ट फॉर्म का, मेरे प्रोफेशन का पूछेगा, मैं यही बोलूँगा, मुझे लोगों को एंटरटेन करना है। मुझे स्टैंड अप स्टेज नहीं मिल रहा था तब मैंने म्यूजिक बनाना स्टार्ट किया भाई। मुझे चढ़ने ही नहीं दे रहे थे, मैं कर ही नहीं पा रहा था। मैंने रियलिटी शोज करना तब शुरू किया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू रीच टू माई ऑडियंस, आई वॉन्टेड टू एंटरटेन देम। कि चलो मैं शायरियां तो कह ही सकता हूँ तुमको, तो मैं एंटरटेन करने के लिए कोई भी गली में घुस जाता हूँ कि मुझे बस लोगों तक पहुंचना है।
प्योरली आई वांट टू डू स्टैंड अप। आप शो पे आओ, मेरा स्टैंड अप देखो, आप बोलोगे कि नहीं मुझे हंसाया मुनव्वर ने। ऐसा कोई नहीं है जो बिना हंसे गया हो। ये यही चीज है जो मैं और एक मौत के अलावा गारंटी दे सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जो आप बने हो सोसाइटी में, जिस तरीके से आपको भी प्यार मिल रहा है, बिग बॉस जीतना है यार। आई थिंक न्यूज़पेपर में मुझे याद है कि जहाँ पर आप ऊपर हो और पूरा डोंगरी के अंदर सारे लोग आपको सराउंड किए हुए हैं यार। आई फाउंड इट लाइक सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट, यू नो। डू यू थिंक नाउ यू आर अगेन एट दैट प्लेस कि जहाँ पर लोग आपको एज जस्ट आर्टिस्ट देख पा रहे हैं, और अब आप जो कहना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो आपकी आइडेंटिटी से लिंक नहीं होगा। वो लोग सिर्फ इसलिए सुनेंगे क्योंकि आई लव मुनव्वर and not because he belongs to a certain caste, community, religion. वो थोड़ा मुश्किल है, वो टैग कभी जाता नहीं है। लेकिन मैं बहुत क्लियरली एक चीज़ बोलूँगा, मैंने कभी भी है ना अपने ग्राफ को ना एज अ सक्सेस नहीं देखा है। मैंने हमेशा अपने ग्राफ को एज अ रिस्पॉन्सिबल देखा है। वो ग्राफ जब भी ऊपर जा रहा था ना, तो आपको लग रहा है कि वो सक्सेस 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 सक्सेस, मुझे लग रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी 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 किस रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि और जितने लोग आपको ज्यादा सुन रहे हैं, आप उतने रिस्पॉन्सिबल आपको बनना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में। आप फनी हो, आपने ये प्रूफ कर दिया है। अब फनी बातों में आपको कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, वो अब आपको लगने लगा है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हो। सेम टाइम पॉलिटिकल माहौल चेंज होते जा रहा है देश का। बिल्कुल। डेमोक्रेसी में जहाँ पे जनता के पास पावर होनी चाहिए, यहाँ पे पावरफुल जनता नहीं है, पावरफुल पॉलिटिशियंस है। जो जनता के चुने हुए लोग हैं, जो जनता के एम्प्लॉय है, वो ज्यादा पावरफुल है। तो वहां पे आपको रियलाइज होता है कि ओके, तो पॉलिटिक्स इज पावरफुल नाउ। यू आर नथिंग एंड यू आर नथिंग, यू आर नेवर समथिंग। तो आप यहाँ हो इतने से, और ये है इतना सा। तो अब ये माहौल ही ऐसा है कि आप पॉलिटिकल जोक नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जोक लेना ही बंद कर दिया। मतलब जो पॉलिटिक्स वाले अपना प्रचार करते हैं, वो प्रचार के अगेंस्ट जा रहा था स्टैंड अप। तो इस तरह एक भीड़ का हम अटैक का हिस्सा बन गए, सॉफ्ट टारगेट बन गए। स्टैंड अप कॉमेडियन इन इंडिया सॉफ्टेस्ट टारगेट। स्टैंड अप कॉमेडी जितने भी है, बहुत बहुत छोटा इंडस्ट्री है, बट बहुत सपोर्टिव इंडस्ट्री है, बहुत सपोर्टिव, जिसका कोई एंड नहीं है, कि एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। बट किसके अगेंस्ट? ये सब एक होकर भी ना किसी के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते। हम लोग बहुत छोटी इंडस्ट्री है। एंड आफ्टर रियलाइजिंग कि अब ये माहौल ही नहीं है, तो भाई मैं क्यों किसी के मजे के लिए जेल जाऊं? ऐसा तो नहीं है कि मैं पॉलिटिकल जोक के अलावा मेरी कोई करेक्ट टैलेंट ही नहीं है। बिल्कुल। मैं तो बिना पॉलिटिकल जोक के भी सरवाइव कर लूंगा। बिल्कुल। तो मैंने वो डिसाइड किया कि ठीक है भाई, किसी रिलीजन पे नहीं, किसी पॉलिटिक्स पे नहीं, बिल्कुल। और ना ही किसी की ऐसी सेंसिटिव चीजों पे जहाँ पे हम फंस सकते हैं। और फंसना तो क्या है, वो तो डिफेंडेबल चीजें भी है, तो हम डिफेंडेबल चीजें भी नहीं करना चाहते कि अपने को लोगों को एंटरटेन करना है। मैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए जरूरी है मेरा स्टेज पे चढ़ना। तो मेरे स्टेज पे जरूरी चढ़ने के लिए जरूरी है मेरा कॉम्प्रोमाइज। अगर मैं कहूँ, अब क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, डेमोक्रेसी में रह रहा हूँ, तो मुझे अगर मेरे राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है तो आई डोंट माइंड। नो, एंड यू नो, मुझे तो सच में लगता है मुनावर, आपने जो बोला है ना, कि आई थिंक हम लोग इवन एज अ नेशन, हम लोग ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं अब कमेडियन से देन फ्रॉम पॉलिटिशियन। कमेडियन ने कुछ गलत बोल दिया तो सब लोग चढ़ जाते हैं, पॉलिटिशियन इतना कुछ गलत बोलते हैं, भाई कोई पूछता ही नहीं है। तो इट इज़ अ नहीं, जाकिर ने एक बहुत ही मजेदार चीज़ बोली थी जो काफ़ी वायरल भी गई थी, कि वो ललन डॉग के इंटरव्यू में थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप पॉलिटिकल कॉमेडी क्यों नहीं करते, आप वैसे तो बहुत पॉलिटिकली अवेयर हैं। कहता है कि मैं पॉलिटिकल कॉमेडी करूँगा तुम्हें मज़ा आएगा। उन्होंने कहा हाँ मज़ा आएगा। कहते तुम्हारे मज़े के लिए मैं जेल जाऊँ? हाँ, क्लियरली हमारे को भी कमेंट आते तो हम क्लियरली पहले से यही चीज़ हम बोलते हैं कि भाई मैं क्यों तेरे मज़े कराऊँ। करेक्ट। बहुत ही क्लियरली हम लोग को ये समझ में आ चुका है कि भाई ये माहौल नहीं है, क्रांति का माहौल बिल्कुल भी नहीं। हमें क्रांति लानी भी नहीं थी। ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा है, हमारी राइटिंग अच्छी है, इसलिए हम लोग ये जोक लिखते थे। हमको एंटरटेन करने दो, हम तुम्हारी गली में नहीं आ रहे, तुम हमारे वेन्यू पे मत आओ। आपने जैसे बोला, आपने समय का शो देखा और आपको हिम्मत मिली कि अपना भी मैं शब्द डाल दूं बाहर। क्या देखकर हिम्मत मिली पर्टिकुलरली, और क्या हिम्मत आई? मैं ऑलवेज सोचता था कि
सही वक्त पे डालूंगा, सही वक्त पे डालूंगा। मुझे ऑलवेज ये लगता था कि ना मुझे लोगों के सामने इस शो को परफॉर्म करना है पहले। तो मैं वेट कर रहा था मुझे पासपोर्ट मिल जाए, फिर पासपोर्ट मिल रहा है 6 महीने का तो वीज़ा नहीं मिल रहा है, बट मैं रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज समथिंग और दी अदर होते जा रहा है। मेरी जिंदगी में चीज़ें रुक ही नहीं रही, कुछ ना कुछ होता है। अब मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं अभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ शोज़ के लिए, मैं जैसे ही वो शोज़ खत्म करके आऊँगा मैं डाल दूँगा, बिकॉज मुझे व्हाट समय हैज़ गॉन थ्रू, आई हैव gone through 10x of course, yeah, when there was very less support, बिल्कुल। and when I came out there was so much support, and I'm very blessed। मैं बोलूँगा कि जो भी मुझे सपोर्ट था, जो भी मुझे प्यार था, I realize और मैंने उस चीज़ को कन्वर्ट किया अपनी राइटिंग में, बिल्कुल। और मैंने आई हैव गॉन थ्रू वेरी सिमिलर सिचुएशन फॉर years। और अभी मुझे भी चल रहा है केस, जितना मुझे पता है, बंद नहीं हुआ ना? हाँ, तो मैं आज भी अगर उन सब चीज़ों से अभी भी मैं आज फेस करता हूँ, समय को शो करने प्रॉब्लम नहीं होती इतना सब कुछ, एफआईआर के बाद भी। बिल्कुल। मुझे एक एफआईआर के बाद भी शोज करने प्रॉब्लम है, तो जो मैं फेस करता हूँ उतना फेस नहीं करना पड़ता है। तो उसने ये फेस किया, उसने हिम्मत करी, रिलीज करा, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी हिम्मत करके रिलीज करता हूँ। मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूँ, जो मेरा टैलेंट है, मेरा जो आर्ट फॉर्म है, मैं उसको क्यों वेट कर रहा हूँ कि मैं पूरा टूर खत्म करके करूँ। लेट्स रिलीज इट, देखेंगे जो होगा। अच्छा ही हो गया यार मुनावर, आपने तभी काफ़ी इतने टाइम में आपने जो प्यार कमाया है, जो इज़्ज़त कमाई है, बिग बॉस जीतना, लॉकअप जीतना, मैं वही कह रहा हूँ, जो आई थिंक एक होप दी आपने बहुत ही ऐसे लोगों को कि जो शायद आपको जिस रियलिटी से आप आए हो उस रियलिटी में अभी भी हैं। आई हैव टू आस्क दीज थिंग्स एंड दिस इज़ प्योरली बिकॉज यार मुनावर, मुझे पता कि इस पर कॉमेंट आएंगे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमने इतनी अच्छी बातें की हैं और अब आई कैन सी दैट यू हैव रीच्ड अ प्लेस इन योर लाइफ कि जहाँ पर आपके अंदर बहुत ही अच्छी मैच्योरिटी है, बट एक नैरेटिव रहा है जो मेरे इवन एज समवन हु इज डिटैच्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड ना, वो मेरे तक भी पहुँचा है। तो आज जब आप बातें कर रहे हो, विच सीम टू मी एज वेरी लाइक फेमिनिस्ट कॉन्वर्सेशंस, बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन अबाउट वुमेन, बट एक नैरेटिव रहा है आपके बारे में अबाउट वुमेन एंड अबाउट हाउ यू लुक एट वुमेन और हाउ यू आर विद वुमेन। कुछ आपको ऐसा बोलना है उसके बारे में? मैं जैसे जिनों से मिलता हूँ, जिन लोगों से मिलता हूँ, खास करके दो जेंडर आप बात कर रहे हो, वो मेरे आसपास मेरे कितने फीमेल फ्रेंड्स हैं, मेरी कितनी पहचान वाले, हाउ कंफर्टेबल दे आर, वो मुझे कितना जानते हैं, और वो हिसाब से आई एम वेरी कंफर्ट इन द एक्चुअल लाइफ। इंटरनेट वाली जिंदगी नहीं, उसके अलावा वाली जो जिंदगी है, वहाँ पे मुझे उस निगाह से नहीं देखा जाता, वो इंसान नहीं माना जाता। सो मुझे स्ट्रेस ही नहीं है। इंटेंशन जो होता है ना, नियत इंसान की, वो बहुत मैटर करती है। कि जब कोई आकर कोई क्लेम करे, जरूरी नहीं आप उस इंसान को भी बेनकाब करो। तो जो कुछ था वो बस मैंने कहा नहीं, मैंने जरूरी यही समझा कि ठीक है, आपका हर्ट है, ठीक है, मैंने उस चीज में इंगेज नहीं किया। बट हकीकत जो इंटरनेट ऑफ द इंटरनेट है, वो मुझे पता है, वो मेरे आसपास के सब लोगों को पता है, एंड दे आर वेरी प्राउड। मेरी जो 3 बहनें हैं, मैं उनसे नज़र मिला पाता हूँ, वो मुझसे नज़र मिला पाते हैं, और वो प्राउड है बिकॉज वो लोग मुझे जानते हैं। मुझे उससे आगे और कुछ नहीं चाहिए कि भाई चुप रहो, अपने आप सब कुछ सही होगा। बिल्कुल। जो दो किसी के ऐब छुपाओ, हमारे में कहते हैं किसी के ऐब जो होते हैं ना, वो छुपाया करो। दूसरा मुनावर जो मुझे पूछना था एंड में, कि आप बहुत मुश्किल होता है आदमियों के लिए और लड़कों के लिए, जिस तरीके की आपकी वल्नरेबिलिटी है, जिस तरीके की आपकी सेंसिटिविटी है, जिस तरीके से आप अपने ज़िंदगी के सबसे मुश्किल बातों को दिल से बोल पाते हो। मैंने देखा है कि आप मतलब प्रखर के पॉडकास्ट में भी, रणवीर के पॉडकास्ट में भी रो पड़े थे। हाँ, मैं आज सोच के आया कि मैं रोगा नहीं। मेरे को मेरे फैंस ने बोला कि भाई तुम रोते क्यों पॉडकास्ट में। बट क्योंकि क्या होता है ना, जो ऑडियंस यूट्यूब पे देख रही है,
सब कनेक्ट होके देख रहे, कुछ लोग जो कनेक्ट होकर नहीं देख रहे उनको शायद ऐसा लगे कि यार रोना क्या है, बट व्हाट आई नो, व्हाट आई फील, वेयर आई गो व्हेन यू टॉक अबाउट माय मदर एंड ऑल, तो मेरे दिल से वो निकल आता है। बट आज मैंने ऐसे सोच के आया हूँ कि नहीं, आज मैं अपना टोन भी वैसे ही रखूंगा, आज मेरे को रोने का नहीं है। बल्कि मेरे शो पे ज्यादा लोग रोते हैं और बातें निकल पाती है, मैं भी रणवीर के शो पे आने के बाद लोग रोते हैं। एब्सोल्युटली। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तू ये कभी आपने डिसीजन लिया था कि मैं एज अ आदमी, एज अ मैन, मैं ऐसा करूँ, आई एम गोइंग टू यूज माई प्लेटफॉर्म टू बी दिस ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत लोग नहीं कर पाते। जब लॉकअप में यार आपने बात की अब्यूज के बारे में, I thought it is the bravest thing anybody who is in a position of power in our country has said. ये बात तो भाई आज तक मैंने किसी से नहीं सुनी है जिनका प्लेटफॉर्म है, जिनकी इज्जत है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, एक क्यों आप करते हो, ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए करना? नहीं, ये मेरा डिसीजन नहीं था। मैं हमेशा वो मत रहा हूँ कि ये सारी बातें नहीं करनी होती है, मर्द आदमी ये सब नहीं बोलता है। और द सेम टाइम मुझे फील हो रहा है कि यार बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों के साथ ये चीज़ हो रही है। मैं इस सब के बारे में बात करके लोगों को क्यों प्रिपेयर ना करूं इन सब चीज़ों के लिए? मुझे प्रिपेयर मेरे बेटे के लिए लोगों को करना पड़ेगा, समझ रहे हो? बिल्कुल। मुझे प्रिपेयर बच्चों को नहीं करना है, मुझे पेरेंट्स को प्रिपेयर करना है। इसलिए ये सब बोलना ज़रूरी है कि अगर बताऊंगा मैं और मुझे प्लेटफॉर्म मिला है तो बहुत सारों की हेल्प हो जाएगी। They don't have to go through what I've gone through. I said it, बस। मेरा लास्ट जो क्वेश्चन है वो एज अ 32-year-old मैन नाउ, जो पहले छोटा बच्चा था जिसके जो सपने शायद थे भी नहीं, जो आपके सपने आज सच आए हुए हैं, व्हाट इज ही थिंकिंग एनी टाइम ही इज अलोन? हाँ, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कुछ लिखने के बारे में ही सोचता हूँ। इट्स लाइक माई माइंड इज वर्किंग ऑल द टाइम। मेरा दिमाग जब तक मेरे बदन थक के सोता नहीं है ना, तब तक मेरा दिमाग सिर्फ चलते रहता है। तो मैं ऑल द टाइम कुछ लिखने के बारे में ही सोचता हूँ, और उसमें से आधे टाइम मैं लिख पाता हूँ, आधे टाइम सोचते रहता हूँ लिखने के बारे में। इसलिए लोग थेरेपी जाते हैं ताकि आई थिंक कि अकेलेपन में हम अपने पास रह पाए अपने थॉट्स को। वी डोंट हैव टू फाइंड द आउटलेट समटाइम्स, जस्ट सिट विद दोस फीलिंग्स। मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ थेरेपी। मुझे पता है कि आपने बोला भी हुआ है कि यू फेथ इज द वे यू गो एंड आपको वहाँ से सुकून मिलता है। तो मैं थेरेपी में गया था एक ही बार लाइफ में, ठीक है, वो भी किसी के फोर्स करने पे, और आधे घंटे तक मैं बोले जा रहा हूँ। किसी ने तो एड्रेस दिया था, मैंने खुद गूगल किया था, किसी ने बोला था यू नीड थेरेपी, ठीक है। तो मैं गया हूँ, आधा पौना घंटा मैंने बातें करी, उसके बाद वो डॉक्टर मेरे को बोलती है एक्चुअली यू नीड थेरेपिस्ट है। तो मैंने बोला आप क्या हो? सी आई एम साइकियाट्रिस्ट, आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो, आपको वो सब मैं मेडिकेशन देती हूँ। तो मैं मेडिकेशन ओ भाई 5,000 रुपये उसने मेडिकेशन, 5,000 रुपये की मैंने बीपी की दवाई ली है भाई। बीपी की दवाई 5,000 रुपये की पड़ी है मेरे को। देखो वही थेरेपी एंड थेरेपिस्ट एंड काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट नहीं पता ना भाई। कभी जरूरत, देखो आप, मुझे वही लगता है कि आप थेरेपी तब पहुंचते हो जब आपको खुद समझ आए कि मुझे इसकी जरूरत है। जिस दिन आपको लगे कि मुझे जाना है, मुझे बताना। मैं बहुत लोगों को भेज चुका हूँ, ये मेरा मुझे लगता है ऑलमोस्ट डिजिटल इंडस्ट्री मेरा लोगों से मिल रहा है। नहीं यार, डिप्रेशन नहीं होता, वही ना, हमको यही गलत है ये ना, जो समझते हैं ना, ये थॉट होता है कि सिर्फ डिप्रेशन की वजह से लोग थेरेपी जाते हैं। नहीं, अपने आप को मैं थेरेपी को गलत नहीं मानता, बट मैं थेरेपी को आम नहीं करना चाहता। आई विल सजेस्ट एवरीवन नेवर गो फॉर थेरेपी, इट्स एक्सपेंसिव, दैट्स इट। तो वही है, अभी आई एग्री, देयर आर मेनी, किसी के पास पैसा नहीं है थेरेपी को देने का, सबका टेंशन है अपना अपना। बहुत ऐसे भी थेरेपिस्ट होते हैं जो बहुत सस्ते भी हो रहे हैं, बहुत देयर इज अ स्लाइडिंग स्केल कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतने युवा के इंटरव्यूज फॉर लाइफ अंडरस्टैंडिंग, बेटरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंगर इश्यूज पे काम करना, डैडी मॉमी इश्यूज के लिए अभी तक हमारा डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ है। सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, वो तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, जिंदगी का फलसफा कैसे जीना है। डोंट गो टू थेरेपी। देखो वही मैं कह रहा हूं, अभी तक सोफा ही है,
हम भी बैठे ही हैं। देखो ये थेरेप्यूटिक कॉन्वर्सेशन है, थेरेपी नहीं है, तो मैं इसमें इतना ही बोलूंगा कि ऑफ कोर्स अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, फाइंड हेल्प अराउंड यू, फाइंड पीपल हु आर गुड टू यू, जिनके साथ आप सेफ स्पेस सोच सकते हैं, और उनके पास जाकर जरूर एक्सप्रेस कीजिए। बट देखिए, अगर पैसे अपने, हैं, अपने दोस्तों के पास जाकर अपनी तकलीफें मत बताना, कमेंट सेक्शन में अपना दर्द लिखो। थेरेपी जाओ अगर अफोर्ड कर सकते रिप्लाई में हो। address बहुत डाल ही देते हैं हाँ, इसका। बहुत बहुत हेल्प हो जाती है। जैसे लोग फिजिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रैक्टिशनर के जाते हैं, थेरेपी मेंटल इश्यूज के लिए होती है। और वही ना, यू डोंट नीड टू बी डिप्रेस्ड, यू डोंट नीड टू बी एंग्शियस, यू डोंट नीड टू हैव समथिंग वेरी बिग दैट हैज हैपेंड इन योर लाइफ। अगर कभी छोटी छोटी चीजें भी होती है ना, कभी थेरेपी पे जाकर आपको हेल्प हो जाती है, आप ना ओपन अप हो पाते हो, स्पेशली अगर आपके पास ऐसा कोई है नहीं आसपास जिंदगी के में। I always talk about it। और मेरे भी, मैं जब भी अपने इंस्टाग्राम डीएम्स खोलता हूँ, उसमें जब भी कोई ऐसा मैसेजेस होते हैं, बहुत होते हैं, अभी भी मैं खोलूंगा आपको एक मैसेज दिख जाएगा, जो आदमी परेशान है कोई चीज़ों से, उसने एक लंबा चौड़ा मैसेज दिखा है, मैं उससे बात करता हूँ, कंफर्म है। वो कोई छोटा सा भी लिख देगा ना, भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, छोड़ के चली गई, वो मैं उससे बात करता हूँ। कोई लड़की बोल दी मेरे फैमिली, माँ बाप ऐसा ऐसा, दे रिलेट एंड दे सेंड मैसेजेस। आई ऑलवेज टॉक टू देम एंड टेल देम कि भाई थेरेपी मत जाना। इफ यू कैन अफोर्ड थेरेपी, गो फॉर थेरेपी, बहुत हेल्प हो जाती है। आपने नोट्स ऐप की बात की है, आपने मुझे, क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि आप मतलब क्या सोच पाते हो। व्हाट इज द लास्ट थिंग यू हैव रिटन ऑन योर नोट्स ऐप? आई वुड लव टू हियर एज द लास्ट थिंग वी स्पीक अबाउट टुडे। हाँ, ये मैंने लास्ट लिखा है, देखो बता। ये मैंने लिखा है, ये थोड़ा पुराना लिखा हुआ है हाँ तो बताओ ना। कि ये लिखने को उसका प्यार भरा दिल तोड़ना पड़ा। मतलब टू रीच हियर, हाँ। उसका प्यार भरा दिल तोड़ा, तब जाके मैं अब कुछ ऐसा लिख पाऊंगा रिग्रेट वाला। तो अभी ये अधूरा है, मैंने बस ऐसी थॉट आया तो लिख लिया, अब इसको मैं कैसे कंप्लीट करूं। ये लिखने को उसका प्यार भरा दिल तोड़ना पड़ा, बनने को अच्छा शायर इंसान बुरा बनना पड़ा। काफी डीप काफी डीप अभी इस कॉन्वर्सेशन में बहुत प्यारी प्यारी डेप्थ्स में गए हैं। एंड आई रियली, आई मीन, आई जस्ट वांट टू से मुनावर, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आप जो कर रहे हैं। आपको मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत अच्छा बट मज़े से ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक आप जैसे इमोशनल अनअवेलेबिलिटी की बात कर रहे थे। बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ें होती हैं यार, ये बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, यू नो, बहुत टाइम लगता है टू इवन रीच अ प्लेस जहाँ पर आप इन चीज़ों को एक्सेस कर पाओ। तो आप वहाँ तक पहुँच गए हो, बहुत ही बड़ी बात होती है। मुझे पता है ये शो हमने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत आदमी होते हैं जो नहीं पहुँच पाते यहाँ तक, क्योंकि उनके पास डिवाइसेस नहीं होते, टूल्स नहीं होते, किसी ने समझाया नहीं होता, किसी ने ये बात नहीं की होती। और हमने शो ही इसलिए शुरू किया कि ऐसी कोई बात हो जाए आपके और मेरे बीच में, ताकि वो अपनी जिंदगी में ये बात कर पाए किसी एक लड़के के साथ। थैंक यू मुनावर, तुम बहुत ही बहुत ही प्यारे आदमी हो, बहुत ही प्यारे इंसान हो। इट्स सो गुड टू सिट विद समवन लाइक यू एंड लिसन टू यू। बहुत अच्छा, इतनी इज्जत देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड तुम डिजर्व करते हैं। हमेशा आप छोटा भाई समझो, आप दोस्त समझो, जो समझना है समझो। आप ऑलवेज, कभी भी कुछ भी रहा, थेरेपी के पैसे बचाने के लिए यू कैन ऑलवेज कम एंड टॉक टू मी, ठीक है? तो स्ट्रेस मत लेना। ना मैं सौरभ द्विवेदी भाई के साथ बैठा था, उनको मैंने ना कॉन्वर्सेशन के बीच में ये बोला कि मैंने अभी तक तो मैं आपको सर बोल रहा था, अब मुझे भाई बोलने की दिल कर रहा है। बड़ा भाई जैसे आप हो, आपने जो जो बातें की हैं बिल्कुल ही बड़े भाई जैसे बातें की हैं। और आज मुझे सच में लगा, जैसे आपने बोला ना कि तुमने बिल्कुल छोटे भाई जैसे बातें की हैं, इतनी अच्छी बातें की हैं। आई थिंक कभी कभी आर्ट भी थेरेपी हो जाती है। आई थिंक यू नो, जिस तरीके से वो जर्नलिंग करना, म्यूजिक करना, स्टैंड अप करना, जिस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, वो भी एक बहुत ही थेरेप्यूटिक की प्रोसेस है। एंड यू आर चेंजिंग अ लॉट ऑफ लाइव्स विद दैट, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच। हमारे एक बहुत ही क्विक रैपिड फायर राउंड्स है। तो मुनावर भाई, हमारा पहला सेगमेंट है द मैन इनफ टू केयर सेगमेंट। इट इज प्रेजेंटेड बाय डव मेन प्लस केयर। व्हाट वाज अ मोमेंट इन योर लाइफ when you had to break traditional stereotypes and be man enough to care? I think घर में ही एक जगह ऐसी थी जहाँ पे मैंने कुछ ऐसा किया जो हमारे खानदान के मर्द कभी ना करे या कुछ भी। There was a time जब लगे कि अरे ये क्या है? I was like, इसमें क्या बुराई है? हमारे रिस्पेक्ट वाइज ना, जब घर में शादी वगैरह का माहौल होता है, ये होता है, वो होता है, तो एक रिस्पेक्ट वाइज बहुत ही डिफरेंट ट्रेडिशन चलता है कि आदमी पहले खा रहे हैं और आदमी खिला नहीं रहे, आदमी खड़े नहीं है खिलाने में, औरतें खिला रही है। और वो एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे आदमी नहीं घुसता है। तो मैंने वो ब्रेक
किया है कि मैं उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और वो चीज़ें कर रहा हूँ जो औरतें सिर्फ कर रही है एंड सबको लग रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो I was like, तो क्या हो गया, इसमें बुराई क्या है, इट्स हेल्प, इट्स हेल्प टू डू कि अगर घर की औरतें कर रही है तो उनको हेल्प हो जाएगी ये करने में। लाइक आई थिंक मेरे खानदान में किचन में कोई मर्द नहीं घुसा, कोई भी मर्द मेरे खानदान में किचन में नहीं घुसा। मैं भी चीज़ों में हाथ बटा के मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। आई कैन मेक इजी थिंग फॉर समथिंग। मैं किसी के लिए आसान बना सकता हूँ। मैं जब प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर का काम ना करूँ। You are the person who is there for others. So I want to know who is a man in your life who was man enough to care for you. अगर मैं किसी के बारे में 100% अगर बोल पाऊँ तो दैट्स सदाकत, जो मैं पिछले 6 साल से मेरा दोस्त है, बट आई कैन वाउच फॉर हिम कि ये मेरे लिए कहीं भी खड़ा हो जाएगा। लाइक ही इज वो इंसान है जिसको मेरी फिक्र है। सदाकत को भी सेम टाइप पे जेल हुई थी। ही वॉज नॉट इन्वॉल्व एनीथिंग, कुछ भी नहीं था। ही वॉज जस्ट अ फ्रेंड जो गया था कोर्ट मुझसे मिलने एंड ही गॉट फ्रेम्ड वेरी बैडली एंड ही वॉज विथ मी, मेरे साथ था वहाँ पे। एंड वहाँ पे हम टूट रहे थे, हम दोनों ही टूट रहे थे, हर मोमेंट हम एक दूसरे टूट रहे थे, हम दोनों एक दूसरे का ही सहारा थे। बट उस वक्त वो इंसान ही था जो ऐसे था कि भाई मैं हूँ, तुम फिक्र मत करना। हालांकि वो उसकी भी फटी पड़ी थी, बट इतना बोलना वो बहुत बड़ी बात होती है। एंड ही वॉज देयर एंड सिंस दैट डे ही इज देयर। No, this is, I think, beautiful. Really, really beautiful. And I'm glad that you have friends like this. Okay. The two fun segments that we have, ये वाला segment है, it's called kind shoutouts. हम आपको कुछ statements देंगे और who is, आपको एक आदमी का नाम बताना जो आपके दिमाग में आता है when I say these statements. A man you can cry in front of. Cry in front of प्रखर, रणवीर। A man whose jokes always make you laugh. समय। Yeah. आई थिंक बहुत सारे कॉमिक्स के साथ मैं हैंग आउट नहीं करता हूँ, बहुत कम कॉमिक्स के साथ मैं हैंग आउट करता हूँ, तो आई थिंक समय। But इसमें ऐसा what is about his jokes that specifically आपको हमारे सही बहुत लगता सारे ऐसे नीश रेफरेंसेस है Okay. जो सबको नहीं पता होंगे, और मेरा समय का एक ऐसा है कि हम एक दूसरे को रेलवे स्टेशन जोक सुनाते हैं। रेलवे स्टेशन जोक ऐसा वो बहुत ही पर्सनल है, दैट्स वेरी पर्सनल। कि हम कॉल करके एक दूसरे को जो गांव के, जो बचपन के जो जोक होते हैं ना, जो दी फेमस जोक, जो फेमस नहीं है, सिर्फ गलियों में जोक होते थे, वो सारे जोक हम एक दूसरे को सुनाते हैं। तो वो है कि एक सुनना, एक जोक है, सुनेगा क्या, और वो हमेशा वो कॉन्वर्सेशन फनी होती है। A man who gives the best hugs. और ही बहुत प्यार से मिलता है वो, बहुत प्यार से मिलता है वो, बहुत प्यार से मिलता है वो बहुत प्यारा इंसान। Okay, a man who you can call at 3 a.m. in the morning. That's not morning for me, that's like that's where I start. I think सारे दोस्त मेरे 3 बजे वाले ही है। I have a friend called CK, Chandrakant. Okay. He's a fashion designer. He has designed for Hiramandi and all. Oh wow. So he's he's an amazing guy, the great guy. वो इंसान ऐसा है जिसको मैं रात में 3 बजे कॉल करूंगा और उसको मैं बोलूंगा घर पे आ, and he'll come. अगर वो है available, he will come. So I think CK. A man who you have always admired on screen that you wish to meet. शाहरुख खान। Of course. नहीं मिले अभी तक। अरे और मैंने अपनी साइड से कोशिश भी नहीं की। क्यों? लाइक वो कोशिश होती है ना कि कुछ कॉन्टेक्ट्स है जो हाँ। कि इजीली मिल सकते हैं, कि एक बार कि वो कोलकाता की पार्टी है, शाहरुख सर भी आने वाले, तो लाइक नहीं, मुझे नहीं आना है। क्यों? पता नहीं मुझे, किस बात की स्ट्रेस है? मुझे वो मुलाकात मेमोरेबल चाहिए। आई डोंट वांट टू बी के मैं एक भीड़ में था और मैं हाय हेलो करके निकल गया। मुझे वो ये चाहिए ऐसे कि शायद मैं कभी ऐसे बैठ पाऊँ, खान साहब कभी दावत पे बुला ले, या काम ही साथ में कर लूँ, या कुछ भी कर लूँ, बट मैं ऐसे ज़कात फित्रे में नहीं मिलने का मेरे को। So interestingly, the guest that I want on this show, मेरा तो सबसे वही शाहरुख खान किसी दिन चाहता हूँ, बट मैं भी उनको अभी तक मैंने रीच आउट ही नहीं किया है, क्योंकि मैं वही चाहता हूँ कि ये शो
वहां तक पहुंचे कि जब मैं अगर उनको खुद आना हो उस टाइम तक रुकेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, पेशेंस, सेम सेम एग्जैक्ट सेम, सो आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि मुझसे मत पूछ तेरे इंतजार की लज्जत, अगर तू आ गया तो मुझे नागवार गुजरेगा। क्या बात है। अभी आपने शेर की बात की तो द मैन विद द बेस्ट शायरी। बहुत मुश्किल सवाल है भाई ये। राहत साहब का मैं कह सकता हूँ, जो उनका एक शेर है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम में वो फंसे हैं अपनी लाइफ में, बट क्या ही कामयाब शेर है वो। और आई थिंक उससे ज़्यादा कामयाब शेर आज के दौर में या किसी भी दौर में नहीं हो सकता। तो मुझे आई पता है थिंक किस शेर की बात कर रहे हो आप। I think सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, बस। बिल्कुल। द मोस्ट हैंडसम मैन यू नो, वो बता दो। सलमान खान जब प्यार किसी से होता है, ओह, दैट्स आई थिंक कोई नहीं मैच कर सकता, खत्म। पॉइंट। ऑल्दो मेरे लिए तो हमेशा ऋतिक रोशन है, ऑलवेज। ठीक है, आई मीन बट तो आपने जब प्यार किसी से होता पहली पहली बार जब प्यार आपने नहीं देखा। नहीं देखे, वो स्वेटर भी मदहोश बहुत दिल अच्छे की लगे। धड़कन, चुप नहीं, सी वो ये तन्हाई, आपको नहीं स्वेटर भी पता। मुझे बहुत अच्छे लगे, पर ऋतिक रोशन फॉर मी। कभी ऋतिक रोशन से ये सवाल पूछना, ही विल से सलमान खान और जब प्यार किसी से होता है। हो सकता है, बिल्कुल ही हो आई सकता एम है, 100% श्योर। बिल्कुल ही हो सकता है। वो अपने बारे में थोड़ा ना बात करेंगे, तो फिर हो सकता है। हाँ, द मतलब बेसिकली द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इन कॉमेडी अकॉर्डिंग टू यू। मोहम्मद सोहेल, ही इज टू गुड, आई हैव सीन हिम। टू गुड। वो बहुत अच्छा कमेडियन है। वो अपनी खाली हरकतों की वजह से वो अपने आप को सीरियस नहीं लेता, अदरवाइज क्राफ्ट आर्टिस्ट, ही इज अ वेरी ह्यूज आर्टिस्ट। और वो बहुत फटेगा, जब भी फटेगा वो बहुत बहुत बढ़िया कमेडियन है भाई वो। Who is the man who's given you the best compliment ever? हाँ, मेरे को अनुराग सर ने मेरा शो देखा था, और तब ट्रायल शो था, इट वाज कुकिंग, एंड वन डे ही मैसेज्ड मी एंड से कि तेरा ट्रायल शो कभी होता है तो बुला ना। तो मैं बोला ठीक है सर, मैं बुलाऊंगा बिल्कुल। और मैंने उनको बुलाया और वो आए हैबिटेट में शो देखने के लिए। शो खत्म हुआ एंड आई वाज लाइक द फैन, ऐसा तगड़ा ब्लैक फ्राइडे, अगली, वासेपुर फैन। मैंने बोला गुलाल वगैरह मेरे सब दिमाग में चल रहा है ना। आई वाज लाइक ये मेरे को आके क्या बोलते हैं, ठीक है, आई एम लाइक वेटिंग फॉर हिम। और मैं ग्रीन रूम में गया, वो ग्रीन रूम में आए शो के बाद, एंड ही केम टू मी और मेरे से कंधे पे हाथ रखा, इज लाइक ब्रिलियंट, he said brilliant, and he said के this is beyond comedy, your show is beyond comedy for emotion wise। and वो मैं सुन के I was like अभी तो ट्रायल शो है अनुराग सर, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। and उनको बहुत साल से जानता हूँ, ऑलमोस्ट 2 decades से जानता हूँ। Wow. The man who's giving you the best advice. the man who given me the best advice, oh fuck, आप बिलीव ही नहीं करोगे। क्यों नहीं बिलीव करूँगा, बिल्कुल करूँगा, बताओ। February 2020, a month before COVID, संडे का दिन था। दिस इज द डे, जब संडे का दिन है, मैं पूरा हफ्ता काम करता हूँ, संडे के दिन ओपन माइक्स होते थे अंधेरी वगैरह में, वहाँ पे स्पॉट मिल जाता था। और मैंने जनवरी में वीडियो रिलीज किया था, तो जिसकी वजह से मुझे स्पॉट 10 मिनट का मिल गया था 2 जगह पे। तो मैं विरार में उस वक्त रहता था। मैं घर में से मैं सो रहा था, उतने में मेरे डैड आए, उन्होंने मेरे को उठाया कि देख न्यूज़ में क्या चल रहा है। उस दिल्ली में राइट्स वगैरह चल रहे थे, वो दिखा रहे, मैंने भी देखा ये वो करके ऐसा ऐसा। और मैं रेडी हुआ और मैं रेडी होकर निकल रहा हूँ दरवाजे के बाहर। मैं दरवाजे से बंद कर रहा था ना, मैंने बोला डैडी मैं निकलता हूँ। तो मेरे को बोलते तू बोलने में ध्यान रखना, कोई समझेगा नहीं। एंड आई वाज लाइक क्या, तो आई अंडरस्टूड के मेरा स्टैंड अप इन्होंने अभी जो मैंने रिलीज किया है फर्स्ट स्टैंड अप, वो देखा है इन्होंने। बोला नहीं वो टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे करके मैं दरवाजा बंद करके निकल गया हूँ। That was the last words of my dad. Oh fuck. जब रात में मैं वापस आया, he was no more. तो मेरे डैड के लास्ट वर्ड्स ये थे मुझे, मेरी जो बात हुई उनसे, कि तू बोलने में ध्यान रखना, हर कोई नहीं समझेगा। I still remember this. तो I think that was the best advice. ध्यान रखना है। अब क्या ध्यान रखना है वो बोल के ही नहीं गए,
तो अब वो कंफ्यूजन के चक्कर में अपन मार खा रहे हैं। वाओ, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। हमारा जो लास्ट सेक्शन है, वी एंड विद अ स्माइल, विद अ ह्यूज स्माइल। वैसे आपने बहुत स्माइल वाली बातें की हैं आज। इट्स कॉल्ड मेन कॉम्प्लीमेंटिंग मैन। हमने कुछ आदमियों ने जिन्होंने आपको बहुत ही प्यारे कॉम्प्लीमेंट लिखे हैं इंटरनेट पे, वो हमने कलेक्ट किए हैं। उनमें से जितने पढ़ने आप पढ़िए और रिएक्ट कीजिए। ये मेरा और समय का फोटो है। कश्मीरी पंडित एंड गुजराती मुस्लिम, इससे अच्छी जोड़ी कहीं नहीं मिलेगी। ट्रू 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 ट्रू, बिल्कुल सही है ये। लोगों का वक्त आता है, मुनव्वर भाई का समय साथ में ही रहता है। वेरी फन मेमोरीज। हम 3 दिन तक साथ में थे। कहाँ बताइए? ये हम लोनावाला पे एक विला पे थे। मैं और समय सिर्फ साथ नहीं थे, बाकी लोग भी साथ थे। राघव भाई कहाँ इशारा कर रहे हो? राघव भाई, रफ्तार भाई और मैं। राघव भाई बीइंग राघव भाई इशारा कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि भाई इधर ध्यान रखना। कब तक इग्नोर करोगे, हम हर प्लेटफॉर्म पे दिख जाएंगे। यस, दिस इज लाइक द वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट। जब आप हर जगह दिखते हो और आपके फैन बोलते हैं कि भाई स्वीट। ये एक फैन ने बहुत ही मोहम्मद जिशान अयूब, इज अ वेरी गुड, ऑफ कोर्स, आई लव हिम। वेरी ग्रेट एक्टर, बहुत ही अच्छा एंड आई एम actor है। सो बहुत अच्छा ग्लैड। इंसान मैंने भी है। आज ये देखा है कि इन्होंने ऐसा कुछ पोस्ट किया है, बिकॉज इन्होंने जब पोस्ट किया होगा तब तक शायद मैं कहीं और होऊंगा। वाओ, इन्होंने बहुत अच्छी चीज लिखी है। जब मैं बहुत ही डिसहार्टेंड हो गया था एक शो कैंसिल होने पे, एंड आई थॉट बस हो गया यार, मत नहीं हो रहा, मैं बहुत मेहनत कर लिया, अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और तब इन्होंने ये ट्वीट किया क्या है। लिखा है? जिशान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वही कि हम फेल हो गए एज अ सोसाइटी, बट डोंट लूज होप, लुकिंग फॉरवर्ड, बैक ऑन स्टेज टाइप। तो दैट्स रियली स्वीट जिशान भाई, मैंने आज पढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्ट वाली पैंट पहना करो प्लीज, उसको टांगे देखनी है मेरी, और कुछ नहीं। I think he's a great guy. The 2 days I spent with him showed me that he's been toughened by circumstances, hardened on the outside but very sensitive inside and very perspective. ये रणवीर पाजी ने मेरे बारे में कहा है। रणवीर बरार बड़े बढ़िया शेफ है और बहुत अच्छे इंसान, वेरी स्मार्ट, और आई एम सो ग्लैड कि इन्होंने इतनी प्यारी चीज़ लिखी है मेरे बारे में। सब प्यार बहुत देते हैं तुम्हें। जग्गू दादा, अपना वीडियो अपना भाई जग्गू दादा भी बहुत प्यार देते हैं, बहुत स्वीट है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, हम डीएम में बहुत बातें करते हैं। Really? मैं और जग्गू दादा वी स्पीक अ लॉट भाई, बहुत। क्या क्या बातें होती हैं? अब वो तो मुझे नहीं लगता मुझे बतानी चाहिए कि बिकॉज वो बंद कर देंगे फिर बातें करना। बट Fair enough. मैं वैसी कोई चीज बातें नहीं करते, हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बट रैंडमली इफ देयर ही शूटिंग समवेयर, वो एक वीडियो भेज देंगे उनका। इट्स लाइक वीडियो कॉल करेंगे, देख कोई वीडियो भेज देगा, नहीं फिर कोई उस पे मैंने कुछ खाना खाया तो मेरे को पूछेंगे किधर है ये, बता मेरे को किधर है ये न्यूज़ आई तो ये फिर sweet वॉइस नोट, यार। इनके वॉइस नोट बहुत फनी है, मैं ओपन भी नहीं कर सकता। इज अ वेरी गुड वॉइस नोट। क्या बात है यार। ईद, बर्थडे, रमजान, ऐसी ऐसी फ्रेंडशिप चाहिए यार मुझे। मैं उनके साथ अभी एक पैनल पर था, इतने मजे आए, ऐसी सी बातें बोली उन्होंने, मैं तो यार फैन हो गया उनका। ये संजय गुप्ता सर, लाइक संजय गुप्ता सर, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज। उन्होंने फर्स्ट कॉपी पे लिखा है, वॉच्ड अ लिटिल ऑफ फर्स्ट कॉपी ऑन प्राइम वीडियो, मुनव्वर फारूक इज द गाय, वॉच आउट फॉर, द किड विल गो प्लेसेस। क्या बात है। तो बस अच्छी बात है, इससे ज्यादा अब क्या करें, बस अपनी की तारीफ करूँ अब। बस दिस इज बहुत शुक्रिया, it was fun, thank you so much। थैंक यू मेरे भाई। आई वांट टू गिव यू अ हग। इतने बिल्कुल। प्यारी बातें हुई हैं, इतने अच्छे से तुमने बातें की। थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much। And I had fun, thank you so much। मैं हमारे पास एक आपके लिए गिफ्ट है, तो ये हमारे एक गिफ्ट बॉक्स है। दिस इज फ्रॉम आवर पार्टनर्स डव मैन प्लस केयर। इसके अंदर एक बहुत ही प्यारी किताब है, मैन 2.0 डिक्शनरी, जो मुझे मतलब आई हैव रेड इट कवर टू कवर, और मुझे लगता है कि जो आपने आज सारी चीज़ें बोली हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी हैं या होनी भी चाहिए, बट इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स दैट जैसे मुझे बहुत हेल्प हुई है, एंड द रेस्ट ऑफ कोर्स इज फॉर यू। क्या बात है। थैंक यू डव मैन केयर, आपने प्लस केयर, मैन प्लस केयर, थैंक यू सो मच ये देने के लिए।
और ये है हमारी तरफ से, इसके अंदर एक बहुत ही प्यारी शायद तस्वीर है जो आपको पसंद आए। ओह, ये मेरी फोटो मेरी बहनों के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, इट्स वेरी स्वीट। हाँ, मैंने कहा एक फोटो फ्रेम ये होना चाहिए check घर है, के ये लिए। तो check है। check। और ये फ्रिज पे लगाने वाला है। अगर आपको मुनावर के साथ ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू वी आर यू ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। अगर आपको ये इंटरव्यू और हमारी बातें पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और वी आर युवा को हर जगह पे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और मुनावर के सारे कंटेंट देखिए, उनके कॉमेडी देखिए, उनके गाने सुनिए, उनके पॉडकास्ट देखिए। इज वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन पीपल इन दिस इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।